नहीं अभी तो नहीं थे। हम अपनी इंग्लिश करेंगे, लैंग्वेज है जो हमारा आता ही है। इसके अंदर हमारे पास एक ग्रामर पोर्शन आता है और एक आता है वोकैबलरी पोर्शन। ठीक है, ग्रामर में तो आपका कंप्लीट इंटीग्रेटेड ग्रामर होती है जिसके अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एवरीथिंग इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। वोकैबलरी में आपके पास क्या होता है, वोकैबलरी में आपके पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये होते हैं, ईडियम्स, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आपकी वोकैबलरी के अंदर आती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जंबल वर्ड्स, कंफ्यूज वर्ड्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ये सारे आपकी वोकैबलरी के अंदर आते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा जैसे किसी भी गलत कोई रॉन्ग स्पेलिंग दे दिया आपको, ठीक है, तो उसको उसकी करेक्ट स्पेलिंग बताओ। ये तो नॉर्मली जो आप बचपन से करते आ रहे हो, इंग्लिश का वही वर्जन है, बट हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान का देना है हमारी ग्रामर पे, कि ग्रामर पोर्शन हमारा मोस्टली ज़्यादा मतलब ज़्यादा आता है हमारा ग्रामर पोर्शन। ठीक है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया हमारे ग्रामर में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड रिपोर्टेड स्पीच, ये तो आता ही आता है। ठीक है, और टेंसेज है, टेंसेज आप लोग बचपन से ही बढ़ते आ रहे हो और काफ़ी सारे बच्चे फैमिलियर भी है टेंसेज से, बट कहीं ना कहीं हम रूल्स में मार खा जाते हैं जिस वजह से हमें समझ नहीं आता टेंसेज। ठीक है, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, ये सब हमारा जो बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, हमारी पूरी इंग्लिश के अंदर सिर्फ यही है, ग्रामर पोर्शन है, वोकैबलरी पोर्शन है। वोकैबलरी पोर्शन आपको कुछ कराया जाएगा और कुछ ये आपको कि मेजरली आपको जो है ना आपको पढ़ने पड़ेंगे ईडियम्स, फ्रेजेस। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जैसे ग्रामर जैसे आपकी हिंदी में है विलोम शब्द, प्रायवाची, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज आएगी इन सब चीज़ों की। तो वोकैबलरी तो आपकी यही है और ये कहीं से भी आ सकती है, यू नो, वोकैबलरी बहुत ज़्यादा वास्ट है हमारी। तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ग्रामर पे ही रहेगा। वोकैबलरी आप डे टू डे रेगुलरली पढ़ते जाओ, लाइक डेली डेली 10 to 20 ईडियम्स, ठीक है, फ्रेजेस और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये धीरे धीरे 10 पर डे करते रहोगे तो आपका कवर अप हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है वोकैबलरी। आपका नाम क्या है? ठीक है, तो अब हम सेंटेंसेस से शुरू करेंगे जो हमारा वेरी बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं नोट्स लिखवाऊंगी, वो नोट्स लिखना। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर रहेंगे, जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे नोट्स को तो समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, सेंटेंसेस हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सेंटेंसेस के अंदर अब हमने सेंटेंसेस में क्या देखा है, अभी तक हमने पढ़ा है कि वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस, यही पढ़ा है हमने, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब उस ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर कहीं ना कहीं ग्रामर भी है, तभी वो एक सेंटेंस बन रहा है ना। ग्रामेटिकल यूज तो है, जैसे आप लोगों को पता है आपने करेक्ट वर्ड यूज कर ली बट करेक्ट ग्रामर यूज नहीं करी तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। बट करेक्ट ग्रामर यूज कर ली और करेक्ट वर्ड यूज नहीं करे हैं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो सेंटेंस सबसे बेसिक कंसेप्ट जो है इंग्लिश के अंदर वो है सेंटेंस। जो वर्ड्स ऑफ ग्रुप इज नोन एज सेंटेंस, तो सेंटेंस के अंदर वर्ड्स और ग्रामर दोनों होती है। अगर सेंटेंस को हम क्लासिफाई करें तो वर्ड्स एंड ग्रामर दोनों चीज लिख लो। सेंटेंस में क्या होता है, वर्ड्स भी होती है और ग्रामर्स भी होते हैं। क्लासिफिकेशन अगर इसकी करें, अब उसके अंदर ग्रामर भी कौन कौन सी होती है उसको भी क्लासिफाई हम करेंगे, वर्ड्स एंड ग्रामर। ठीक है, सेंटेंस के अंदर हमारे पास हम नॉर्मली पढ़ते आए, हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल्स, ये दो चीजें और हैं। लिख लो, सेंटेंस के अंदर क्या क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल्स। अब मैं इन सबके मीनिंग बताऊंगी, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज एडवर्बियल्स एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड वर्ब आपको पता ही है, सब्जेक्ट जो एड्रेस कर रहा है पूरे सेंटेंस को, वर्ब दैट इज यू विच इज यूज टू help to make the sentence and help to describe our feelings, our views, our opinions। ठीक है, verbs तो हो गए। अब ऑब्जेक्ट्स पे आ जाओ। ऑब्जेक्ट हमें आंसर किसका करता है कि व्हाट एंड whom, कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों के बीच में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन क्या होता है। जो सब्जेक्ट आंसर, जो ऑब्जेक्ट है वो आंसर करता है कि सब्जेक्ट क्या है और उसका ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज यूज टू डिफाइन व्हाट एंड whom।
जैसे लिखो ऑब्जेक्ट आंसर व्हाट एंड हूम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ आई टीच इंग्लिश, ठीक है, तो आई इज अ सब्जेक्ट, टीच इज अ वर्ब एंड इंग्लिश इज एन ऑब्जेक्ट। अब इंग्लिश ऑब्जेक्ट कैसे है? अगर मैं पूछूं व्हाट आई टीच, व्हाट आई टीच, मैं क्या पढ़ाती हूं, तो जो आंसर आएगा व्हाट का, तो वो कौन दे रहा है? ऑब्जेक्ट ही तो दे रहा है ना व्हाट का आंसर। व्हाट का आंसर इज गिवन बाय द ऑब्जेक्ट। जिस किसी में भी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो है व्हाट, जो ऑब्जेक्ट है वो व्हाट का और हुम का आंसर देता है, तो वो वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। ये ध्यान रख लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट समझ में आया। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि इट मीन्स विच कंप्लीट अ सेंटेंस, जो एक सेंटेंस को कंप्लीट करता है। देखो आई टीच इंग्लिश, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, लेकिन एक ऐसा वर्ड जो सेंटेंस को और कंप्लीट करते हैं, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, हु आई एम अ स्टूडेंट। जब कोई सब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट जो है व्हाट का और हुम का आंसर करेगा तो वो तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बट कॉम्प्लीमेंट किसका आंसर करेगा? कॉम्प्लीमेंट एक तरह से एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है, और हु का भी आंसर, हु का आंसर एडवर्बियल भी करेगा, जो हमने नेक्स्ट टर्म पढ़ी है इसके अंदर एडवर्बियल। लेकिन जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड होगा, वो जो सब्जेक्ट जो होगा, जो वो कॉम्प्लीमेंट करेगा उसको, मतलब जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है किसको? सब्जेक्ट को। जैसे मैं बोल सकती हूँ आई एम अ टीचर, तो टीचर क्या है कि उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरे को। समझ में आया? सब्जेक्ट क्या? मेरा, तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है टीचर। अब मैं आपको बोलूँ यू आर अ स्टूडेंट, तो यू को कौन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? स्टूडेंट। और मैं बोलूँ आई टीच इंग्लिश, मैं क्या पढ़ाती हूँ? इंग्लिश, तो उसमें हूम का और व्हाट का आंसर मिल रहा है। समझ में आया कॉम्प्लीमेंट? ये नहीं आया? आया। कॉम्प्लीमेंट कोई भी फ्रेज हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है, ठीक है। फ्रेज मतलब समझते हो आप लोग? फ्रेज समझते हो? इनकम्प्लीट सेंटेंस भी, और कुछ कहते हैं कम वर्ड्स के अंदर हम सेंटेंस को पूरा एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। समझ में आया? पूरे सेंटेंस को हम एक्सप्लेन कर देते हैं ना। छोटा सा फ्रेज, जैसे राम इज द सन ऑफ दशरथ, ठीक है, द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण। समझ में आया? द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण। मैं इसको छोटे में ऐसे भी तो बोलती हूँ, ये फ्रेज हो गया, मैं इसको छोटे में ऐसे भी तो बोल सकती हूँ राम किल्ड रावण, ऐसे भी तो बोल सकती हूँ ना। तो इसके अंदर हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी फ्रेज यूज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट में, जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा, जो उसको कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उसको और बढ़ाकर बताएगा, ठीक है। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ लर्नर, कुछ भी बोल सकती हूँ, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट ही कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला हो गया, सब्जेक्ट रिलेट करेगा कॉम्प्लीमेंट कर, वो दोनों इक्वल होंगे। समझ में आया? आई एंड स्टूडेंट, दे बोथ आर इक्वल। उसके बाद आता है एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स हमारा किस किस को आंसर करता है? एडवर्बियल्स आंसर करता है हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। ये सारे जो आंसर मिलेंगे वो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आपको बोल दिया जाए एक सेंटेंस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है और एडवर्बियल फाइंड आउट करना है, तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है? सब्जेक्ट के बिहाफ पे ही आपको फाइंड आउट करनी है चीजें। ये हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई इसका आंसर करता है कैसे, कहाँ, कब और क्यों, जो भी है आपका आंसर, ठीक है। शी स्पीक्स फ्लुएंटली, शी स्पीक्स फ्लुएंटली, मैं अगर मैं क्वेश्चन करूँ हाउ शी स्पीक्स फ्लुएंटली, तो व्हाट इज फ्लुएंटली? फ्लुएंटली इज अ एडवर्बियल बिकॉज इट आंसर्स हाउ, हाउ शी स्पीक, वो कैसे बोल रही है, ठीक है। वो कैसे बोल रही है? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? इन 1947, एंड 1947 इज द एडवर्बियल। अभी तक आपने जो पढ़ते आए हो, आपने यही पढ़ा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही तीन से बना आपका सेंटेंस, लेकिन अब आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल सब पढ़ना है, ठीक है। तो इंडिया गॉट, ये लिख लो एग्जाम्पल्स ताकि आपको याद रहे। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो 1947 किसका आंसर कर रहा है? व्हेन का आंसर कर रहा है, और जब कोई चीज व्हेन का आंसर करती है तो वो क्या होता है? एडवर्बियल। आई एम स्टडिंग इन माई क्लासरूम, मैं अपनी क्लास में पढ़ रही हूँ। कहाँ पढ़ रही हूँ? क्लास में, तो वेयर का आंसर आ गया, तो व्हाट इज दिस? एडवर्बियल, ठीक है। इन माई क्लासरूम इज द एडवर्बियल।
नेक्स्ट, अगर मैं अब द वन हु वर्क्स, द वन हु वर्क, ठीक है, अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं द वन हु वर्क, ये वर्ड है या फ्रेज है? फ्रेज, क्योंकि अगर द वन हु वर्क, कोई भी वर्क कर सकता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, वट एवर ही इज, है ना, ही और शी इज, तो वो ये एक फ्रेज हो गया। और जो फ्रेज हो गया जब हम किसी भी छोटी सी चीज को बड़े से इलाबोरेट करेंगे, राइट। और वर्ड क्या हो गया, जो हम छोटे से वर्ड में ही सब चीज़ों को इलाबोरेट कर देंगे। आपके पास पैराग्राफ राइटिंग आती है, रीडिंग आती है, उसके अंदर क्या होता है कि वर्ड्स का यूज़ होता है, फ्रेजेस का वर्ड कम यूज, फ्रेजेस यूज़ कम होते हैं, स्पेशली वो फ्रेजेस जो चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे शेक्सपियर्स की इंग्लिश पढ़ लो आप लोग, वहाँ पे वो लोग ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं जो आपको समझ कम आएंगे, क्योंकि वो फ्रेजेस का यूज़ नहीं करते। और जो हमारी नॉर्मल इंग्लिश की बुक्स हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, उसके अंदर क्या फ्रेजेस भी यूज़ करे हुए हैं, ठीक है। जो फॉरेन इंग्लिश है या जो फॉरेन लैंग्वेज है, जहाँ पे इंग्लिश अलग अलग कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग एक्सेंट होता है, हमें ये चीज़ पता है। आपने फॉरेनर्स को देखा होगा, उनका लैंग्वेज का एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है और वो किस अकॉर्डिंग बोलते हैं, बट उनकी लैंग्वेज का एक्सेंट डिफरेंट होता है, बट उनकी ग्रामर क्या होती है? ग्रामर सेम ही रहती है। उनको ग्रामर की नॉलेज पर कम होती है, ये भी ध्यान रखना, उनको ग्रामर की नॉलेज कम होती है। फॉरेनर्स के पास ग्रामर की नॉलेज कम है, क्योंकि हमें देखो, हम बचपन से हम एक इंडियन फैमिली में रहे हैं, हम सारे लोग, हमें हम हिंदी बहुत अच्छे से बोलनी आती, राइट। हम हिंदी बोलते, लेकिन हमें ग्रामर आती थी। जब हम स्कूल में हमारा एडमिशन हो तभी तो हमने ग्रामर सीखी है ना। तो वही चीज़ उनके साथ है, इंग्लिश उनको अच्छे से आती है बट ग्रामर में उनको भी डिफ़िकल्टी है, ठीक है। जैसे द वन हु वर्क्स, अब इसकी जगह मैं टीचर भी बोल सकती हूँ, ठीक है, टीचर टीच इन द क्लासरूम, ठीक है, डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट्स। तो वन हु वर्क इज अ फ्रेज। अगर मैं बोलूँ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज अ फ्रेज और अ वर्ड? फ्रेज, ठीक है। और मैं बोलूँ दिल्ली, वर्ड, ठीक है, समझ में आया फ्रेज और वर्ड का मतलब। और द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, अब इसके अंदर से मुझे बताओ कि क्या सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, क्या है इसके अंदर? द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। बताओ। नहीं, फिर वही गलती कर दिया ना, बचपन वाला काम नहीं करना ना अब। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ सब्जेक्ट एंड इज दिल्ली, तो उस कैपिटल को, उस सब्जेक्ट को क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट कर रहा है दिल्ली। अभी क्या बताया था? जो वर्ड जो है वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। दिल्ली कॉम्प्लीमेंट ही तो कर रहा है सब्जेक्ट को। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, ये एक स्टेटमेंट है, ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है, ठीक है। अब इसमें द बोलो अगर द कैपिटल ऑफ, ठीक है, द कैपिटल ऑफ वेयर, व्हाट, कैपिटल ऑफ व्हाट, किसकी कैपिटल? तो इंडिया को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, इज आपका वर्ब हो गया, द कैपिटल आपका वर्ब सब्जेक्ट हो गया, बट इज दिल्ली, तो जो कैपिटल ऑफ इंडिया है उसको कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? दिल्ली। समझ में आया? इज इट क्लियर? अब फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद लिटिल मीनिंग, है ना, अभी हमने यही पढ़ा है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद लिटिल मीनिंग। मीनिंग छोटा सा ही है पर उसको बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया है। फ्रेज लिख लो, और ग्रुप ऑफ वर्ड विद लिटिल मीनिंग। ठीक है, अब जैसे मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, राम किल्ड रावण, ठीक है, तो व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल्स, व्हाट एवर इट इज, इस सेंटेंस में क्या क्या है? एडवर्बियल है, क्यों? यस, सब्जेक्ट के साथ मैंने बोला है, सब्जेक्ट के साथ जो लास्ट वाला वर्ड है उसका रिलेशन देखो क्या है। एडवर्बियल हमें हाउ, व्हेन, व्हाई एंड वेयर का आंसर करता है। अगर इसमें बोला जाता
कि राम किल्ड मतलब राम किल्ड रावण कौन सी जगह पे, श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में। तो अगर आपको श्रीलंका पूछा तो दैट इज एडवर्बियल, वेयर आ रहा है वहां पे, क्योंकि वेयर कहाँ पे मारा, ठीक है, तो वेयर। लेकिन इसमें बोला राम किल्ड रावण, राम किल्ड हुम, किसको मारा राम ने, रावण, तो रावण इज एन ऑब्जेक्ट, राम इज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज अ किल्ड, ठीक है। अगर मैं ये सेंटेंस इस अकॉर्डिंग बोलूं, द सन ऑफ दशरथ किल्ड द हस्बैंड ऑफ मंदोदरी, द सन ऑफ दशरथ किल्ड द हस्बैंड ऑफ मंदोदरी, बताओ मुझे इसमें फ्रेज भी बताना है अब। किल्ड वर्ब हो गया हमारा। इसका ये एग्जाम्पल का मीनिंग ये था कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमें एक वर्ड में भी दे सकते हैं और हमें फ्रेज में भी दे सकते हैं, ठीक है। और वर्ब तो हमारी वर्ब भी हमें वर्ड्स में भी मिल सकती है, फ्रेज में भी मिल सकती है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट, अब देखो द सन ऑफ दशरथ इज इक्वल टू में राम किल्ड, द हस्बैंड ऑफ मंदोदरी इज इक्वल टू में रावण, तो वही देखा जाए द सन ऑफ दशरथ इज अ सब्जेक्ट, किल्ड इज अ वर्ब, द हस्बैंड ऑफ मंदोदरी इज एन ऑब्जेक्ट, वही मतलब हो गया। बट जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल है, और सब कुछ जो कुछ भी है वो सब कुछ हमें वर्ड में भी गिवन हो सकता है और फ्रेज में भी गिवन हो सकता है, ठीक है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको वर्ड दे दिया तो आपको फ्रेज नहीं मिलेगा, फ्रेज दे दिया तो आपको वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट केयरफुली, बताओ। एडवर्बियल होगा क्योंकि वो हाउ का आंसर करता है। इज इट क्लियर? वो हाउ का आंसर कर रहा है। क्रिकेट, आई प्ले व्हाट, क्रिकेट, तो क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? आई प्ले क्रिकेट विद केयर, विद केयर इज अ फ्रेज, क्योंकि केयरफुली क्या है, एक वर्ड हो गया, मतलब केयरफुली ध्यान से खेलना है। मैं खेलूंगा विद केयर, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब सिंगल वर्ड आ गए तो वर्ड हो गया, और जहां ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गए विद केयर का मतलब क्या होगा, केयरफुली ध्यान से ही खेलूंगा, तो वो फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्टिव फ्रेज कौन सा है, सब्जेक्टिव फ्रेज कौन सा है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, फ्रेजल कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, फ्रेजल एडवर्बियल कौन सा है, फ्रेजल ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब कुछ पूछ सकता है वो आपको, फ्रेज भी कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। इज इट क्लियर? तो ये सेंटेंस में बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बियल, दैट इज वर्ड्स एंड फ्रेज, वो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई इतनी? ये बेसिक सेंटेंस समझ में आया पूजा? ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे उसके बाद और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अब हमें एक तो हमने फ्रेज पढ़ा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद लिटिल मीनिंग, ठीक है। और एक इसकी डेफिनेशन है, कैसे भी लिख सकते हैं, अ वर्ड दैट कैन बी एक्सपेंडेड इनटू फ्रेज विदाउट द चेंज ऑफ मीनिंग, मतलब एक वर्ड को मैं फ्रेज के अंदर मतलब एक्सपैंड कर सकती हूँ फ्रेज में, बट उसका मीनिंग क्या होगा, चेंज नहीं होगा। जैसे द सन ऑफ दशरथ राम, अगर मैं राम लिखूंगी तो भी मीनिंग राम ही रहेगा, और द सन ऑफ दशरथ लिखूंगी तो भी मीनिंग राम ही रहेगा, मतलब उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, बट क्या होगा, उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। अब हमने ऑब्जेक्ट फ्रेजल पढ़ लिया, फ्रेज वाला ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, एडवर्बियल्स पढ़ लिया फ्रेज में, एंड वो भी पढ़ लिया, सब्जेक्ट भी पढ़ लिया, एंड एडवर्बियल्स भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वर्बल फ्रेज। वर्बल फ्रेज, वर्बल फ्रेज के अंदर जैसे आई सबमिटेड इन, आई सबमिटेड इन, इसका मतलब बताएगा कोई? नहीं, वो वाला सबमिट नहीं, प्रोजेक्ट सबमिट वाला नहीं है। सरेंडर कर दिया जैसे मैंने, हाँ, गिव अप कर दिया, ठीक है, मैंने हार मान ली। आई सबमिटेड इन मतलब हार मानना, तो सबमिटेड इन, आई गिव अप
बोल सकती हूँ, आई सरेंडर बोल सकती हूँ, मैं सिंगल एक वर्ड भी बोल सकती हूँ, बट मैंने क्या बोला, आई सबमिटेड इन, तो दैट सबमिटेड इन इज द वर्बल फ्रेज। इज इट क्लियर? जब किसी वर्ड को मैं एक वर्ड, किसी भी वर्ड को हम एक वर्ड के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट उसकी जगह हमने कोई बड़ा एक्सपैंडेड मीनिंग ढूंढा है, वर्ड ढूंढा है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेज। और वर्ब में आ रहा है तो वर्बल फ्रेज आ गया, ऑब्जेक्ट में आ गया तो ऑब्जेक्टिव फ्रेज आ गया, सब्जेक्ट में आ गया तो सब्जेक्टिव फ्रेज, कॉम्प्लीमेंट में आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज, एंड एडवर्ब में आ गया एडवर्बियल फ्रेज। इज इट क्लियर? आपके पास जैसे सेंटेंस दे दिए जाएंगे, उस सेंटेंस में बोलेंगे क्या कहते हैं, फाइंड आउट द एडवर्बियल फ्रेज, तो वो समझ में आ गया। हो सकता है एडवर्बियल वर्ड में भी दे रखा हो, फ्रेज में भी दे रखा हो, बट जो फ्रेज वाला है आपको उसी पे मार्क करना है कि दिस इज द एडवर्बियल फ्रेज। क्लियर? और ये चीज का ध्यान रखना कि एडवर्बियल कैसे पहचानने हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानने हैं, और कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानना है, ये चीज का ध्यान रखना किस किस का आंसर करेगा। आई गेट अप इन द मॉर्निंग, गेट अप हो गया वर्बल फ्रेज, और इन द मॉर्निंग एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि आई गेट अप व्हेन, व्हेन का आंसर कौन करता है, एडवर्बियल फ्रेज। इज इट क्लियर? फिर अब एक सेंटेंस है जिसके अंदर कंप्लीट है, आई फाउंड हिम डेड इन द पार्क। और कुछ इसमें देखो, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे हमने पढ़ा सब्जेक्ट पढ़ लिया, हमने वर्ब पढ़ लिया, हमने ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ लिया, एडवर्बियल्स पढ़ लिया, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। किसी किसी सेंटेंस में ना आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों एक ही लगेंगे, कि वो वर्ड का और हुम का भी आंसर कर रहा है, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को वो कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। तो जहां जहां पे आपको जिस सेंटेंस में ऐसा लगे कि वो ऑब्जेक्ट का भी आंसर कर रहा है और कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है, तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन ऐसा भी आएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? इज इट क्लियर? कि कोई कोई आंसर सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, हुम का और व्हाट का आंसर करता है, और उसको कॉम्प्लीमेंट भी करता है। कोई एक ऐसा सिंगल वर्ड भी आ जाता है या फ्रेज आ जाता है जो दोनों को आंसर करता है, उसमें कंफ्यूज मत होना, वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जाता है जब दोनों का आंसर एक ही फ्रेज में, एक ही वर्ड में मिल जाए तो। क्लियर? इस सेंटेंस में बताओ, आई फाउंड हिम डेड इन द पार्क। नहीं, आई फाउंड हिम का अगर आप वर्ड बनाओगे तो क्या बनाओगे, बताओ? आई फाउंड हिम, हाँ, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? समझ में आई ये चीज, कि जो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा दैट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर भी दो हो गए कॉम्प्लीमेंट में, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को जो हमने पढ़ा है नॉर्मली, जो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं जिसको हम, ठीक है, जैसे आई फाउंड हिम डेड इन द पार्क, तो आई सब्जेक्ट हो गया, फाउंड वर्ब हो गया, सिर्फ वर्ब ओनली, फ्रेजल वर्ब नहीं होगा क्योंकि सिंगल वर्ड है। हिम, आई फाउंड व्हाट, ये व्हाट का आंसर कर रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हिम कैसा मिला वो हमें, इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, डेड, तो ये ओसी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और इन द पार्क, वेयर का आंसर कर रहा है ये, तो एडवर्बियल। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये हमारे पास सेंटेंस हमारा सिर्फ इतना सा था,
ठीक है, ये 5 चीज़ें सेंटेंस में। और इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आपका वो उस चैप्टर का जो यूज़ है नेक्स्ट चैप्टर में नहीं होगा। आपको पता है ग्रामर एक दूसरे से इंटरलेटेड होती है। जो चीज़ हमने अब पढ़ी हो सकता है आपको नेक्स्ट चैप्टर में उसे नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिल जाए, तो रिविजन करते चलना साथ में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। इन सब के बारे में ना हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो इन सब के लिए, इन सब से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लॉजेस के बारे में। लेकिन हमें पता होने चाहिए व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन, और कौन कौन से होते हैं? कंजंक्शन, और इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। बस ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास ये होते हैं। ठीक है, इन सबको हम डिटेल्स में, छोटे छोटे टॉपिक हैं, 1 या 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें सेंटेंस के अंदर भी और चीज़ें भी पढ़नी है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर मैं आपको यही वाला एग्जाम्पल दूँ, आई फाउंड हिम डेड इन द पार्क, इसके अंदर बताना कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, नॉट ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अभी तक हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल्स। अब इसके अंदर बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। आई फाउंड हिम डेड इन द पार्क। आई प्रोनाउन हो गया, फाउंड वर्ब हो गया, हिम प्रोनाउन हो गया, डेड क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, हाँ, द आर्टिकल, और पार्क इज अ नाउन। जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आते हैं, इसके अंदर और भी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये समझ में आया? आई इज अ प्रोनाउन, वर्ब फाउंड, हिम इज ऑल्सो अ प्रोनाउन, और एडजेक्टिव इज डेड इन प्रेपोजिशन, द आर्टिकल, और पार्क नाउन। ठीक है, इसको हम द को हम आर्टिकल भी कह सकते हैं और एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले जो आता है वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। और जब हम नाउन के अंदर कुछ चीज ऐड करते हैं उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडिंग समथिंग इन नाउन, नाउन के अंदर जब हम कुछ ऐड करते हैं उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जब हम नाउन के अंदर कुछ ऐड करते हैं उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव।
अब सेंटेंस को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, वर्ड्स के उसमें और ग्रामर के उसमें। ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई हमने कर लिया। और एक है पार्ट ऑफ स्पीच, जो वर्ड्स के अंदर क्या आ गया, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, वर्ड्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पीच ना, कि वर्ड कैसा है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, क्या है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है, हम क्या पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट और ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, प्रेडिकेट बन जाता है, और ये हमारा क्या रहता है, सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट के अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल दोनों ऐड कर दिए, ये सारा क्या बन गया, प्रेडिकेट। पीछे वाला पार्ट प्रेडिकेट होता है और आगे वाला वो पार्ट सब्जेक्ट। मतलब प्रेडिकेट क्या होता है, होल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एक्सेप्ट द मेन हु एड्रेस द सेंटेंस। ठीक है, होल पार्ट इज अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की पूछा है प्रेडिकेट क्या है, तो होल पार्ट इज अ होल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ प्रेडिकेट एक्सेप्ट द वन हु एड्रेस द सेंटेंस, या वन एक्सेप्ट सब्जेक्ट बोल दो डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट सब्जेक्ट बोल दो या फिर जो उस सेंटेंस को एड्रेस कर रहा है वो। ठीक है, प्रेडिकेट हो गया। अब जो प्रेडिकेट होता है वो क्लॉज भी होता है और सेंटेंस भी होता है। प्रेडिकेट एक क्लॉज भी हो सकता है और एक सेंटेंस भी हो सकता है। अब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज के अंदर ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मतलब जो एक सेंटेंस है, मैं एक सेंटेंस को पूरे सेंटेंस को क्लॉज भी कह सकती हूँ और एक सेंटेंस भी कह सकती हूँ। सेंटेंस बोल दिया तो मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों अलग अलग कर दूंगी। क्लॉज में भी मैं कर सकती हूँ, और क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। सेंटेंस को मैं इस तरह से डिफाइन करूंगी, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस इज अ मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बट मैं क्लॉज अगर जहां पर आ जाएगा कि दिस इज अ क्लॉज, तो क्लॉज का मतलब क्या है कि उसके अंदर सब्जेक्ट भी है और उसके अंदर प्रेडिकेट भी है, दोनों चीज हैं क्लॉज के अंदर। उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। इसका ये चार्ट है वो बना लो। इसके अंदर अपने नोट्स ना बनाते हुए चलना, मैं बता भी रही हूँ, और कुछ अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको मॉडिफिकेशन करनी है अपने अकॉर्डिंग करते चलो, जब बाद में पढ़ोगे एग्जाम्स के टाइम पे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब क्लॉज होते हैं तीन टाइप के, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम सिंपल क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। तीन टाइप के क्लॉज होते हैं हमारे पास। अब जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है या सिंपल क्लॉज होता है, इसकी कंप्लीट मीनिंग देता है एक सेंटेंस, मतलब उसका क्या देता है, ये कंप्लीट मीनिंग। इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। मतलब एक सेंटेंस के अंदर किसी और चीज की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट है। इसको इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हो, मतलब इसके अंदर क्या है, इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही होते हैं। कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे ही ड्राइव्स अ कार, एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं, ही ड्राइव्स अ कार, ही सब्जेक्ट, ड्राइव वर्ब, ही ड्राइव व्हाट, कार, तो कार इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही डिड नॉट वॉन्ट एनी अदर थिंग, उसे कुछ और नहीं चाहिए। समझ में आया, ही डिड नॉट एनी अदर थिंग,
तो वो अपने आप को कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट मीन्स। प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर क्या यूज होता है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिंसिपल क्लॉज में यूज होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये इनकम्प्लीट क्लॉज होता है। ये इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, मतलब इनकम्प्लीट है कि अपना मीनिंग अपने आप क्लास वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, किसी अपने मीनिंग के लिए इसको किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, तो इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं ही ड्राइव्स अ कार विच इज ओल्ड, मतलब अगर इसके अंदर सेंटेंस है विच इज ओल्ड, तो विच इज ओल्ड ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। इसको कंप्लीट करने के लिए इसको कौन से उसकी यूज करना पड़ेगा, प्रिंसिपल क्लॉज का हेल्प लेनी पड़ेगी। ही ड्राइव्स अ कार विच इज ओल्ड, मतलब ही ड्राइव्स अ कार विच इज ओल्ड का मतलब क्या है कि इसका जो सेंटेंस है वो सिंपल सा है कि विच इज ओल्ड। अब ये कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट करने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, प्रिंसिपल क्लॉज की। ये प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जैसे ही ड्राइव अ कार विच इज ओल्ड, ये हो गया पूरा प्रिंसिपल क्लॉज पीसी, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और ये डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्लॉज टू कंप्लीट देयर मीनिंग। इज इट क्लियर? अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है और इसके अंदर यूज होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर दो सेंटेंस होते हैं, जो दो क्लॉज होते हैं, दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज। दोनों क्लॉज अपने आप में कंप्लीट होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब क्या है कि वो अपने आप में कंप्लीट है। दोनों क्लॉज अपने आप में कंप्लीट होते हैं, पर दोनों क्लॉज को कनेक्ट कौन करता है, कंजक्शन, ठीक है। दोनों क्लॉज को कनेक्ट कौन रखेगा, कनेक्शन, कंजक्शन। इसके अंदर लिख लो बोथ सेंटेंस आर कंप्लीट विद देयर मीनिंग, both sentence are complete with their meaning and they combine by any conjunction is known as coordinate clause, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखो, I teach English and he teaches maths। I teach English and he teaches maths। अब देखो आई टीच इंग्लिश एंड ही टीचेज मैथ्स। आई टीच इंग्लिश इज अ कंप्लीट सेंटेंस, प्रिंसिपल क्लॉज। ही टीचेज मैथ्स, प्रिंसिपल क्लॉज। दोनों को कनेक्ट किसने रखा है, एंड ने, तो एंड इज अ कंजक्शंस, ठीक है। अब इसमें कंजक्शन कौन कौन सी यूज होती है, अब जब दो सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग होता है और वो कंजक्शन के थ्रू ज्वाइन की जाती है, उन्हीं सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ये नोट डाल के लिख लो, when two sentences have complete meaning and join with conjunctions known as compound sentence। इज इट क्लियर? कंपाउंड सेंटेंस पता चल गया। जब दो सेंटेंस के अपने खुद के, वो दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट हैं, कंप्लीट मीनिंग है, बट कंजक्शन के थ्रू होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ज्वाइन किए जाते हैं, तो उसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब इसमें कंजक्शन हम क्या क्या यूज करते हैं वो लिख लो, जो मोस्ट प्रोबेबली यूज होती है, फॉर, एंड,
नॉर, बट, और, येट, स्टिल। इसमें क्या है कि मोस्टली ये यूज होती, तो आपको ये पता रहेगा कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, स्टिल। डन। अब यहाँ होंगे कोऑर्डिनेट सेंटेंस। अब हमने देखा कि जब दो प्रिंसिपल क्लॉज कनेक्ट होते हैं, ज्वाइन होते हैं, कंजक्शन से, उसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Complex sentence, the combination of principal clause and subordinate clause is known as complex sentence. इन दोनों सेंटेंस के कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और इस वाले को और इस वाले के उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। Combination of principal clause and subordinate clause make complex sentence, and combination of principal clause and coordinate clause, principal clause को coordinate clause के साथ जोड़ोगे तो कौन सा sentence बनेगा? Compound sentence, ठीक है। Is it clear? Complex compound clear? अब sentence और clause में differentiate कोई बता सकता है मेरे को? अब आप लोगों ने sentence भी पढ़ ली है, clause भी पढ़ ली, differentiate बता सकते हो कि क्या डिफरेंस है सेंटेंस और क्लॉज में? अभी हमने सेंटेंस भी पढ़ा है और अभी हमने क्लॉज भी पढ़ा है, रिसेंट ही पढ़ा है। डिफरेंशिएट नहीं बता सकते? ये भी है। और सेंटेंस जो होता है वो एक ही बार में कंप्लीट होता है, ठीक है। सेंटेंस एक सेंटेंस को हम कंप्लीट कब कहेंगे? जब उसका प्रॉपर मीनिंग निकलता हो। बट क्लॉज जो होता है वो कंप्लीट भी होता है और इनकम्प्लीट भी होता है। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको लिख कर दे दिया जाए कि विच इज ओल्ड, तो है तो क्लॉज ही ना, चाहे वो कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, क्या मैटर करता है? क्लॉज जो होता है वो इनकम्प्लीट और कंप्लीट दोनों हो सकते हैं, बट सेंटेंस इज ऑलवेज कंप्लीट, ठीक है। ये चीज लिख लो। Clause provide complete or incomplete meaning, but sentence always provide a complete meaning. यहां तक समझ में आया? क्लॉज समझ में आ गए, सेंटेंस समझ में आया? कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो? अभी तक तो इजी चल रहा है सब। ये इसके अंदर प्रिंसिपल क्लॉज की पहचान है और कंप्लीट मीनिंग हो जाएगा। तो और जब आपको बोल दिया जाए कि आपको कंप्लीट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है, तो आप इस तरह से बना सकते हो। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाना है, मतलब एक तरह से आपको इसके अंदर क्या बोलते हैं कि आपको बनाना है, जैसे एक सेंटेंस दे दिया, आपको बोल दिया इसको कंपाउंड सेंटेंस के अंदर करो, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर करो। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या आपके पास दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं जिसके अंदर आप वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे दोनों में, राइट। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए बोल दिया, तो आपके पास अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो आप प्रिंसिपल क्लॉज उसके अंदर ऐड कर दोगे, प्रिंसिपल क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐड कर दोगे उसके अंदर। इज इट क्लियर? आपके पास ना क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें से आपसे पूछा जाएगा विच क्लॉज इज इट, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज, क्लॉज नहीं आएगा, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। इज इट क्लियर? या पढ़कर भी समझ आ जाएगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? एफर्मेटिव, नेगेटिव,
इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, बस यही आते हैं। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं 4 सेंटेंस, तो इसको तो पढ़ाने की नीड नहीं है। एफर्मेटिव सिंपल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव में हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, WH फैमिली का यूज हो जाएगा, एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव विच कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव सेंटेंस एज वेल एज इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास अभी हमें जो मेन पढ़ने हैं वो है इंपैरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर देते हैं सामने वाले को, रिक्वेस्ट करते हैं और एडवाइस देते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? आई रिक्वेस्ट यू टू डू दिस वर्क, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये काम कर दो। ऑर्डर करा है कि मैंने बोला है स्टैंड अप, सिट डाउन, ठीक है, क्लास से बाहर चले जाओ, गेट आउट ऑफ माई क्लास, ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, जैसे स्टैंड अप, कीप क्वाइट, डोंट ड्रिंक एल्कोहल। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, हमारे ऑर्डर हो गए। यू और इंपैरेटिव सेंटेंस की खासियत एक होती है कि इसके अंदर यू जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हम जब ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो हम सामने वाले को ही देंगे, खुद को नहीं देते। कभी हम खुद के ऊपर ऑर्डर नहीं चलाते, खुद को एडवाइस नहीं करते, खुद के साथ रिक्वेस्ट नहीं करते। तो इंपैरेटिव सेंटेंस की पहचान ये है कि यू हमेशा उसका सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि हम सामने वाले को ही देते हैं, जो भी एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर यू जो होता है, कभी जैसे मैंने आपको बोला स्टैंड अप, तो मैं स्टैंड अप अपने आप को नहीं बोल रही हूँ ना, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो यू जो होता है या तो वो बोला नहीं जाता या वो लिखा भी नहीं जाता, बट उसके जो वर्ड्स है, जो सेंटेंस है, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टूड वाली बात है कि अगर मैंने बोला, जैसे अब इतनी बड़ी क्लास है, उसमें बोलती हूँ मैं यू स्टैंड अप, तो मैं उस पर्सन को एड्रेस करके बोल रही हूँ। अगर कोई एक बच्चा है तो मैं बोलती हूँ स्टैंड अप, समझ में आया? मुझे सबको बोलना है तो मैं बोलूँगी स्टैंड अप। इज इट क्लियर? ये हो गया इंपैरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर ना हम सामने वाले को ना अपनी विश एक्सप्रेस करते हैं। कर्स मतलब या तो हम उसको दुआएं दे रहे हैं या उसको बद्दुआ दे रहे हैं। विश और कर्स एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंस के अंदर। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम लंबा जियो। तो हम अपनी एक्सप्रेस करें ना अपनी विश को, अपने कर्ज को। जैसे हम गुस्से में किसी को गलत बोल देते हैं, जैसे देखा नहीं, मुनि ऋषि श्राप दे देते थे पहले, दैट इज द कर्ज। तो हम इसके अंदर मे का यूज जरूर करते हैं जब अपने सेंटेंस को यूज करते हैं, क्योंकि हम एक विश ही तो कर रहे हैं, हम कंफर्म तो कह नहीं सकते ना। मे जो होता है वो किस लिए होता है? शायद, राइट। मे यू एंजॉय द कॉन्जुगल लव फॉर एवर, मतलब तुम अपना जो विवाहित जीवन है वो अच्छे से व्यतीत करो। जब किसी को हम जैसे वेडिंग में जाते हैं, किसी की मैरिज में जाते हैं, तो हम उसको वो देते हैं, विश करते हैं उसके लिए कि तुम्हारा आने वाला जीवन अच्छा हो। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम आपको सामने वाले को विश या कर्ज देते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसके अंदर हम अपनी फीलिंग को सडनली एक्सप्रेस करते हैं। जैसे सडनली आपको पता चले आपका टेस्ट है आज रीजनिंग का, आपको कैसा लगेगा? एक एक्सक्लेमेटरी, एकदम सडन फीलिंग आएगी ना, सडन एक्सप्रेशन आएंगे। ठीक है, आपको बोल दिया जाए कि इसके बाद कोई क्लास नहीं लगेगी, अब आपके फेस पे एक सडन एक्सप्रेशन आएंगे, खुशी होगी किसी को लगेगा सिलेबस पीछे हो जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे ओ, आ, आउच, ये वर्ड्स में हो गए। ठीक है, वर्ड्स क्या हो गए? ओ, आ, आउच। ठीक है, अब फ्रेज में व्हाट अ शॉट, हाउ कॉस्टली, हाउ स्वीट ऑफ यू, व्हाट अ वॉइस, ये फ्रेज हो गया। ठीक है, जब हम एक छोटे से एक्सप्रेशन को बड़े उसमें डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी फ्रेज। ठीक है, अब सेंटेंस और क्लॉज इसके अंदर तीनों होते हैं, मतलब सब के अंदर सब होते हैं। अब इसमें वर्ड्स पढ़ लिया हमने, ओ, आ, आउच। फ्रेज में व्हाट अ शॉट, हाउ कॉस्टली, हाउ स्वीट ऑफ यू, व्हाट अ वॉइस। ठीक है, फ्रेज में। ठीक है, अब सेंटेंस और क्लॉज में बोलूं तो व्हाट अ वॉइस शी हैज गॉट, सेंटेंस में बोल दिया, ये क्लॉज भी बोल दिया व्हाट अ वॉइस। ठीक है, शी हैज गॉट, प्रिंसिपल क्लॉज। हाउ कॉस्टली द पेन इज, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, हाउ नाइस यू आर, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, इज इट क्लियर? ये हो गया सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट। 3 तरह के सेंटेंसेस हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास टेंसेस।
टेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझ में आ गया। अब सेंटेंस समझ में आएगा तो टेंसेस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब टेंसेस के अंदर हमें पास फॉर्म ऑफ मेन वर्ब्स क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, और वर्ब की आईएनजी वाली फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी लगते हैं, यही होती है, चार होती है हमारे पास। ठीक है, टेंसेस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को डिस्क्राइब करती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म पास्ट को डिस्क्राइब करती है हमारा, कि जो काम हमारा हो चुका है। और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल को करती है। समझ में आया? और हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वीआईएनजी, ठीक है, ये करती है प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिस्क्राइब। प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिस्क्राइब। ठीक है, अब मैं एक चार्ट बनवा रही हूँ, मतलब मैं जब डिक्टेट करूंगी आप लोग लिख लेना। ठीक है, कॉलम्स बना लो, एक तरफ डाल दो इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 4 टाइप के टेंस हमारे पास होते हैं, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस तरह से बना लो। यहाँ डाल दो कौन सा टेंस है, कौन सा वो, हाँ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पहले लिखो इंडेफिनिट, प्रेजेंट में लिखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। जैसे यहाँ लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। ठीक है, विद ही शी इट, और फिर नेक्स्ट लिखा इसी में डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका उसके लिए चारों टाइप के सेंटेंस के लिए आ जाएगा इसमें, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटैरोगेटिव, नेगेटिव इंटैरोगेटिव। ठीक है, पहले लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस विद ही और शी इट। ही शी इट के साथ आता है ना, ये चीज पता है? ठीक है, डू और डज, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर पास्ट में लिखो इसी में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म, और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो पता ही है। फिर फ्यूचर में लिखो शेल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये सब में सेम ही रहता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो चाहे वो एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटैरोगेटिव हो, नेगेटिव इंटैरोगेटिव हो। ठीक है, फिर कॉन्टिन्यूस में आ जाओ, इज एम आर, प्रेजेंट के अंदर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। पास्ट में वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फ्यूचर में शेल बी, विल बी प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, शेल बी, विल बी। डन। परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट में है ये, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट में, शैल हैव प्लस शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर में, प्लस बाय प्लस टाइम। शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस टाइम। बाय भी आएगा और टाइम भी आएगा परफेक्ट में। ठीक है, फिर प्रेजेंट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखो हैज हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर प्लस टाइम, हैज बीन, हैव बीन। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है परफेक्ट वाला। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, पहले इंडेफिनेट है, फिर कॉन्टिन्यूस है, फिर परफेक्ट है, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट में आएगा हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। डन।
पास्ट में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फोर सिंस प्लस टाइम। डन। फ्यूचर में शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फॉर प्लस टाइम प्लस बाय प्लस टाइम। आ गया समझ? रिपीट करूं कोई? बताओ, हो गया सबका? ये सेंटेंस, ये टेंस का कंप्लीट चार्ट है, इसके ऊपर अपनी कमांड बिठा लोगे तो टेंसेस बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर अपनी कमांड बिठा लो, इसको डेली देख लिया करो, बस एक बार पढ़ो भी मत, देख लो, देख देख के याद हो जाएगा। जैसे मैंने उसमें बताया था रीजनिंग के अंदर कि स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स डेली देख लोगे तो याद हो जाएंगे। अच्छा, 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। और किसी ने नहीं पढ़ा? 19 का? 381। थोड़ा सा ना पढ़ लो, स्क्वायर रूट क्यूब रूट अपने उसमें मत छोड़ो। ये मत सोचना कि एग्ज़ाम के टाइम पे ही पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत बच्चे मिस्टेक्स यही करते हैं। समझ में आ गया? ये आपके मैथ्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी की मैथ्स के लिए भी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशंस, क्योंकि वो लोग डिजिट्स ऐसी देते हैं कि जिसमें आपको क्या होता है कि आपको कैलकुलेशन करने की, आपको इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स मिल जाएंगी ना, आप सोचो कि कैलकुलेशन करें कैसे हम लोग, टाइम के अकॉर्डिंग देखो तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। अगर आप उसके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पता है तो एक सेकंड के अंदर कैलकुलेशन होती है, एक सेकंड के अंदर। जैसे सपोज करो 9216 एक नंबर दे दिया, ये 21 का आई थिंक क्यूब है 9216। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको डिवाइड करो 2 से, कर सकते हो जब भी पता है 21 का क्यूब है। ठीक है, 441 दे दिया, इसको एक ऐसे ऑड नंबर से डिवाइड करने के लिए बोल दिया जो नहीं हो पाएगा। अब इसको पूरा डिवाइड करने में लगे रहोगे, कैसे काम करोगे? क्यूब रूट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं शॉर्ट में, नहीं लर्न कर पा रहे हो बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि तुम पूरा याद करो, स्क्वायर रूट अपने 50 तक रिवाइज कर लो और क्यूब रूट 30 तक रिवाइज कर लो, दैट्स इट, बहुत है ना इतना। और फिर निकालना भी सीख लो कि कैसे निकालते हैं, कि कोई नंबर बड़ा आ जाए तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं अपने इंग्लिश के ऊपर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज होता है हमारा? डेली, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम जो नॉर्मली डेली में अपनी चीजें करते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं। डेली में हो गया, वीकली कोई चीज करें, मंथली कर रहे हैं, ईयरली कर रहे हैं। जैसे मैं साल में एक बार मंदिर जाती हूँ, ठीक है, मैं साल में एक बार वहां जाती हूँ, मैं हर हफ्ते मंदिर जाती हूँ। ठीक है, जो भी आप काम करते हो, कोई भी आप, मैं साल में एक बार स्कूल जाती हूँ, मैं साल में एक बार ट्रिप पर जाती हूँ, या मैं मंथली ट्रिप पे जाती हूँ, मैं वीकली वहाँ घूमने जाती हूँ। समझ में आया? ठीक है, रेगुलरली करते हो, यूजुअली करते हो, फ्रीक्वेंटली करते हो, एज यूजुअल, ऑफन, सम टाइम, सेल्डम, ओकेजनली, जो आपकी बेसिक और हैबिचुअल एक्शंस हैं। ठीक है, इसमें कोई भी वर्ड आ जाता है, इसमें पूछते हैं कि कोई सा भी इनमें से कौन सा वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्क्राइब करता है, इसलिए मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं सारे। ठीक है, वर्ड्स और भी बहुत सारे हैं, बट अभी जो मेजरली देखे गए एग्जाम्स में वो यही वाले हैं जो आप सब, जिनसे आप सब फैमिलियर भी हो। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, आपको पता है उसके साथ एस और ईएस लग जाएगा। हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज होता है इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और हर एक नाउन के अंदर 3 प्रोनाउन होते हैं, ये पता है? हर एक नाउन के अंदर 3 प्रोनाउन होते हैं। कैसे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सुना है प्रोनाउन के अंदर? फर्स्ट पर्सन इज द मी, सेकंड पर्सन इज यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट। तो हर एक नाम के अंदर, जैसे मैं बोलती हूँ कनिष्का, कनिष्का अपने लिए आई भी यूज करेगी, उसके लिए कोई यू भी यूज करेगा, और उसके लिए कोई और थर्ड पर्सन शी भी यूज करेगा। इज इट क्लियर? एवरी नाउन हैज अ 3 प्रोनाउन। ठीक है, अब नाउन प्रोनाउन के अंदर हमें पता है फर्स्ट पर्सन आई, ठीक है, और प्लूरल में देखा जाए तो
वी, सेकेंड पर्सन यू, जो लिसनर होता है. फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज द स्पीकर, सेकेंड पर्सन इज ऑलवेज द लिसनर. ठीक है, जैसे आई एम द फर्स्ट पर्सन, आई एम द स्पीकर एंड यू आर द लिसनर, राइट. थर्ड पर्सन, इट कंटेन ही, शी, इट इन अ सिंगुलर एंड दे इन प्लूरल. प्लूरल के अंदर क्या आप कंटेन करेंगे? दे. सिंगुलर के अंदर ही, शी, इट. तो इसके अंदर ही, शी, इट के अंदर एस और यस लगा सकते हैं क्योंकि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं. ठीक है, और ये थर्ड पर्सन का मतलब सामने किसी और की बात कर रहे हैं. whom, what we talk, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. सपोज मैं कनिष्का के बारे में बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट कनिष्का. ठीक है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपको ये नहीं पता किससे बात कर रहे हो. whom you are talking about, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो. ठीक है, इज इट क्लियर. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गया थर्ड पर्सन. इज इट क्लियर. थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर होगा तो ही, शी, इट होगा, उसके साथ एस और ई एस ही आएगा. अब एस और ई एस किस किस टाइप के सेंटेंस में लगाया जाएगा ये लिख लो. प्लूरल का टेबल लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, बस इतना. प्रोनाउन का, सॉरी प्लूरल कह रही हूँ, प्रोनाउन का टेबल, क्योंकि फर्स्ट पर्सन स्पीकर है, सेकंड पर्सन लिसनर है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी सब में. द वर्ब हैविंग लास्ट लेटर ओ, डबल एस, ये कॉमा है, ओ कॉमा डबल एस कॉमा एस एच कॉमा सी एच कॉमा एक्स, देन ई एस विल बी रिटन. मतलब जिन वर्ड्स के पीछे ओ आ जाएगा, डबल एस आ जाएगा, एस एच आ जाएगा, सी एच आ जाएगा और एक्स आ जाएगा, उन वर्ड्स के पीछे हम क्या लगाएंगे? ई एस. और काफ़ी बच्चे यहीं गड़बड़ करते हैं. ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं. जैसे अगर मैं बोलती हूँ ही गोज, तो ही गोज, गो का मतलब क्या है? ओ. तो ओ के पीछे क्या लगेगा? ई एस. ही कैच द बर्ड्स, कैच सी एच, सी ए टी सी एच, तो सी एच के पीछे क्या लगेगा? ई एस. इज इट क्लियर? ये हो गए. अब नॉट इन द वर्ड दैट इज नेवर यूज अलोन सेंटेंस, इट इज ऑलवेज कम विद अ हेल्पिंग वर्ब. मतलब कोई भी सेंटेंस को हम अलोन यूज नहीं करते हैं, हर एक सेंटेंस एक हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है. अच्छा, एक बार अपना वो टेबल खोलना टेंस वाला, उसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है. हेल्पिंग वर्ब पे आप ब्रैकेट, सॉरी क्या कहते हैं, रेक्टेंगल बना लो और जो मेन वर्ब है उसके ऊपर सर्कल कर दो. ठीक है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज योर मेन वर्ब, डू डज इज योर हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, डू डज हमें हेल्प करती है सेंटेंस को कंप्लीट करने बनाने के लिए, वो एक मेन वर्ब नहीं है. देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहे कोई सी भी, सब में पूरे उसमें जो वर्ब्स की फॉर्म है वो सारी क्या है? मेन वर्ब है. ठीक है, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, आईएनजी हो, ये सारी क्या है? मेन वर्ब है हमारे पास. उसके अलावा डिड, डू, डज, शेल, विल, इज, एम, आर, वॉज, वर, शेल बी, विल बी, हैज हैव, had, will have, shall have, has been, had been, shall have been, will have been. These all are main verb, helping verbs. ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है जो हमें एक सेंटेंस को बनाने में हेल्प करती है, हमें पहचानने में हेल्प करती है सेंटेंस कौन से उसका है. इज इट क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि कोई भी सेंटेंस जो है वो क्या कहते हैं, कोई भी वर्ड जो है वो सेंटेंस के अंदर अकेला यूज नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगती है. जैसे हमारे पास एस और ई एस है, एस और ई एस इज ऑल्सो अ हेल्पिंग वर्ब, राइट. अगर मुझे इंडेफिनिट टेंस भी लिखना है तो मैं मेन वर्ब यूज ना करूं. सपोज करो मेन वर्ब, तो इसके अंदर वैसे सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है, तो ही कैचेस द बर्ड, ही कैच इज द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट उसके साथ मुझे एक हेल्पिंग वर्ब भी तो यूज करनी पड़ती है, दैट इज ई एस. ही कैचेस द बर्ड्स. इज इट क्लियर? जैसे आई डू नॉट टीच इंग्लिश, और अगर मैं बोलूं ही टीचेस इंग्लिश, तो ही इज अ सब्जेक्ट, टीच इज अ वर्ब एंड इंग्लिश इज अ ऑब्जेक्ट. बट टीच एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ई एस लग रहा है, तो क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है उसके अंदर. इज इट क्लियर? मतलब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज ना होता हो. इज इट क्लियर? ये वाले जो वर्ड्स है जिसके मैंने लिखवाए इसके पीछे ई एस आएगा, बाकी सारे वर्ड्स के पीछे क्या आ जाएगा? एस. जैसे शी कुक फूड, तो कुक में
के आ रहा है, के तो नहीं आ रहा है इस वाले में, तो शी कुक्स फूड, COOKS, शी कुक्स फूड। इज इट क्लियर? इंटरोगेटिव में हमें पता है अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना पड़ेगा सब्जेक्ट से भी पहले, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ ही टीचेज इंग्लिश, ही टीच इंग्लिश, ही टीचेज इंग्लिश, तो अगर मैं उसको इंटरोगेटिव में बनाऊंगी तो डज ही टीच इंग्लिश, राइट। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी मेरे पास। अब हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो होता है हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, और एक होता है WH फैमिली से बिगिन होता है। हेल्पिंग वर्ब आपकी डू, डज, डिड, हैज, हैव, विल, हैव, शेल हैव, वॉट एवर इट इज, ठीक है। और WH फैमिली में व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब कुछ आ जाएगा WH फैमिली के अंदर। दो तरह के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब, अगर मैं किसी भी सेंटेंस के आगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को प्लेस कर देती हूँ तो उसके आंसर्स मुझे कैसे मिलते हैं, येस और नो में, ठीक है। हैव यू डन विद द वर्क, विद योर वर्क, हैव इज ऑल्सो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या तुमने अपना काम कर लिया है, तो येस और नो में ही तो आंसर आएगा आप लोगों का, ठीक है, ठीक है। तो आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो, येस और नो में आंसर आएगा। जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे उनका आंसर हमेशा येस और नो में आएगा, और जो क्वेश्चन WH फैमिली से स्टार्ट होंगे, WH फैमिली में व्हेन, वेयर, व्हाई, हुम, विच, हुज, ठीक है। और WH, W का मतलब जो फैमिली W से शुरू हो रही है, H का मतलब है जो फैमिली H से शुरू होती है, तो हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ इट, हाउ, एडवर्ब्स, हाउ एडजेक्टिव, हाउ के साथ एडवर्ब भी आ सकता है, हाउ के साथ एडजेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है। तो WH वाली फैमिली से जो क्वेश्चन शुरू होंगे उनका आंसर जो है डिटेल्स में जाएगा, ठीक है। हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड, क्वेश्चन है हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड, तो इसको आपको डिटेल में आंसर करना पड़ेगा ना, पूरा प्रोसेस समझाना पड़ेगा, राइट। तो इसके अंदर क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड, तो आपको डिटेल में एक प्रोसेस, प्रोसीजर में, नॉलेज में बताना पड़ेगा। व्हाई आर यू नॉट अटेंडिंग द क्लास, तुमने क्लास अटेंड क्यों नहीं करी है, आंसर डिटेल में चाहिए, येस और नो में तो आंसर नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दो टाइप की क्वेश्चंस के अंदर, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। इज इट क्लियर? ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने पढ़ा, ये पास्ट और फ्यूचर दोनों को ही कवर करता है एक तरह से, ठीक है। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर मतलब क्या है कि जो काम उस समय हो रहा हो, राइट नाउ, जैसे आई एम टीचिंग इन द क्लास, मैं अभी क्लास में पढ़ा रही हूं, तो आई एम टीचिंग, आई एम करेंटली टीचिंग ना, तो जो भी काम राइट नाउ हो रहा है, ठीक है। हमने इसके बारे में पढ़ लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स यूज होंगे, ये पढ़ लिया था। हैबिचुअल एक्शन हो गया, बेसिक एक्शन जो हमारे, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे डिपार्चर टाइम, जैसे ट्रेन डेली इस टाइम आती है, इस टाइम निकल जाती है, अराइवल टाइम ये है, डिपार्चर टाइम वो है। कोई भी क्या कहते हैं स्टेटमेंट है, जो फैक्ट है, जो ट्रुथ है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, ये तो एक ट्रुथ है ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे इस चीज के अंदर। तो वो जो सेंटेंस है वो हमेशा किस में रहेगी, किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रहेगा। कोई भी कोटेशन दे दिया है, समझ, कोटेशन दे दी किसी साइंटिस्ट ने, किसी रिसर्चर ने, किसी फिलोसफर ने कोई सी कोटेशन दे दी है, उस कोटेशन को, वो कोटेशन ऐसी रहेगी, उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्पोर्ट्स कमेंट्री वो हमेशा लाइव चलती है, चाहे वो स्पोर्ट्स कमेंट्री क्या होता है, स्पोर्ट्स कमेंट्री जैसे आपके सामने मैच चल रहा है और आप कमेंट्री कर रहे हो कि क्या चल रहा है इस टाइम मैच में, वो भी इंडेफिनिट में ही चलेगी। वो भी कभी देखा हो कॉन्टिन्यूअस में चल रही हो, नहीं होता है, ठीक है। कभी सुनोगे ना मैच, अगर उसका इंग्लिश में सुनोगे, मतलब जो कमेंट्री होती है जो इंग्लिश में होती है, दोनों तरफ, दोनों लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है, इंग्लिश वाले को भी ध्यान करोगे ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस में नहीं बोलते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स कमेंट्री होगी ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन जो है फ्यूचर में, कि जो काम होने वाला है फ्यूचर में वो भी, लेकिन जैसे मोदी, हमें पता है कि मोदी अभी मोदी का साथ जो यूरोपियन कंट्री के साथ जो वो कराई मोदी ने, तो वो फ्यूचर प्लान ही तो था, पहले से डिसाइडेड था, तो मैं उसको इंडेफिनिट में ही काउंट करूंगी कि जो ऑलरेडी मेरा एक्शन डिसाइडेड है। जैसे मेरा एक्शन डिसाइडेड है, जैसे सपोज आपके भाई की शादी है नेक्स्ट मंथ, आपके बहन की शादी है, व्हाटएवर, किसी की भी शादी है नेक्स्ट मंथ, तो पहले से ही डिसाइडेड है ना, ठीक है। तो जो एक्शन हमारे ऑफिशियली प्लान्ड है फ्यूचर के लिए, उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करेंगे, क्लियर। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो गई,
वो भी इंडेफिनिट में यूज करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर क्या होता है कि कल की न्यूज़ को आज छापेंगे वो लोग, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट में थोड़ी ना करते कि वो काम वहां पे हो गया, ठीक है, कल वहां पर ऐसा हुआ, इस टाइम ये खबर चल रही है। जैसे यूरोपियन जो मोदी ने यूरोप के साथ करा है, जो यूरोप के साथ जो मोदी ने करा है अपना कनेक्शन, उसमें क्या है, वो ऐसा तो नहीं है कि आज ही हुआ और आज ही साथ साथ न्यूज़पेपर में आ गई, कल हुआ होगा, 2 दिन पहले हुआ होगा, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन लीक हुई होगी बाहर, या मोदी ने इंटरव्यू दिया है, कॉन्फ्रेंस वगैरह में पता चली है, तो ये 4 दिन पहले हुआ, पता हमें आज चल रहा है, तो वो भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आती ना सारी चीजें। इज इट क्लियर? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा हेयर एंड देयर से स्टार्ट होते हैं, बिगिन विद सेंटेंस बिगिनिंग विद हेयर एंड देयर, इसका भी ध्यान रखना। ये कीवर्ड्स हैं इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। इज इट क्लियर? लिखवाने की जरूरत है? बता दो। नहीं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा था कि काम हो रहा है, साथ साथ जैसे मैं पढ़ा भी रही हूँ और साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, आई एम टीचिंग वाइल एक्सप्लेनिंग, ठीक है। जैसे इस टाइम पे जो एक्शन हो रहा है, गोइंग ऑन, मतलब जो एक्शन मेरे बोलते टाइम हो रहा है, जैसे मैं बोल भी रही हूँ वो एक्शन कर भी रही हूँ, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और मैं साथ साथ बता भी रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। जिसकी पहचान हिंदी में देखा तो रहा है, रही है, जो काम हो रहा है, हो रही है, जिसमें अब एक तरह से अब इसके अंदर कॉन्टिन्यूस की फीलिंग भी आती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कंटिन्यू पढ़ा रही हूँ ना, तो उसकी फीलिंग भी तो आ रही है, कॉन्टिन्यूस फीलिंग हो रही है कि कॉन्टिन्यूसली वो काम चल ही रहा है, चल ही रहा है। जैसे आपके घर में काम चल रहा है तो क्या रहता है कि यार कब से काम ही चल रहा है, घर में 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, चल ही रहा है काम, राइट, कॉन्टिन्यूस में ही है वो काम। इसके अंदर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। अब इसके कीवर्ड्स कौन कौन से वो देखो, नाउ, राइट नाउ, at the moment, nowadays, these days, instantly, presently, currently, at present, always, ठीक है। रिसेंटली मेरे घर में अभी वो क्या कहते हैं, रेनोवेशन हुआ है, ठीक है। रिसेंटली मेरी बहन की शादी अभी हुई है, ठीक है, ठीक है। इस टाइम मैं वहाँ जा रही हूँ, एट द मोमेंट, ठीक है। नाउ अ डेज मेरा शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, राइट, जो कॉन्टिन्यू में चल रहा है। जैसे यू आर ऑलवेज टेलिंग अ लाई, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, ये नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, नेगेटिव सेंस में है। अब ऐसा नहीं कोई हर चीज़ पॉजिटिव सेंस में ही बोली जाए, नेगेटिव के लिए नॉट आना जरूरी नहीं है, उसके लिए वर्ड भी मैटर करते हैं। जैसे यू आर ऑलवेज टेलिंग अ लाई, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तो ये क्या नेगेटिव सेंस ही तो है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि बंदा पूरे टाइम झूठ ही बोलता हुआ चल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि रास्ते में चल रहा है झूठ बोलता हुआ चल रहा है, रास्ते में चल रहा है झूठ बोलता है, घर जा रहा है झूठ बोल रहा है, ऑफिस जा रहा है झूठ बोल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब जो हमेशा बोलता रहता है वो काम। यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, तुम हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हो, ठीक है। ये जो ऑलवेज वाला जो टर्म है ना वो हमेशा वो कभी कभी नेगेटिव सेंस भी देता है। या जैसे यू आर ऑलवेज गुड इन नेचर, तुम हमेशा नेचर में अच्छे रहे हो सबके साथ, चाहे कैसा भी माहौल रहा हो, सिचुएशन। हमारे साथ क्या है कि जब हमारा मूड खराब होता है, जब हमारी सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो हमें गुस्सा आ जाता है, जो बहुत ही नेचुरल है, सबके साथ होता है, राइट। और किसी किसी पर्सन का ऐसा होता है कि चाहे कितनी भी सिचुएशन खराब हो, कितना भी मूड खराब हो, चाहे किसी ने उसे कुछ भी बोल दिया हो, वो हमेशा हंसता रहता है, मूड उसका अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस ऑलवेज जो है वो नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है और पॉजिटिव सेंस में भी यूज होता है, ठीक है। अब आ जाती है वर्ब्स, हमने पढ़ी एक्टिव वर्ब जो हमेशा एक्टिव रहती हैं। अब दूसरी टाइप की वर्ब है स्टैटिव वर्ब। स्टैटिव वर्ब्स को हम नॉन एक्शन वर्ब भी कहते हैं या एफर्टलेस वर्ब्स भी कहते हैं। स्टैटिक वर्ब्स हेडिंग डालो, स्टैटिव वर्ब्स। स्टैटिव वर्ब्स को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर कभी भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज होता है, जो काम चल रहा होता है, राइट। तो जो काम चल रहा होता है उसके अंदर हम स्टैटिव वर्ब्स को यूज नहीं करेंगे। स्टैटिव वर्ब्स आर नॉन एक्शन वर्ब्स और एफर्टलेस वर्ब्स। जैसे आई लव माई चिल्ड्रन, मैं अपने, वो स्टैटिक है, मेरा प्यार उनके लिए स्टैटिक है कि मेरा प्यार उनका आज, मेरा प्यार उनके लिए जो आज था वही 10 साल बाद भी रहेगा, वही 15 साल बाद भी रहेगा, दैट जो चेंज नहीं होगा। हो सकता है बढ़ जाए पर कम तो नहीं होगा, राइट। आई लव माई कंट्री, मेरे देश के लिए मेरा जो प्यार है वो वैसा ही रहेगा जैसा अब है, वो स्टैटिव रहेगा, ठीक है। अब स्टैटिव वर्ब्स के अंदर मतलब जैसे मैं किसी चीज को जानती हूँ, आई नो हर, तो मैं इसको आज भी जानती हूँ, मैं उसको कल भी जानती ही रहूंगी, ऐसा तो नहीं है मेरी पहचान उसकी बदल जाएगी। भले वो कल कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए या कोई पुलिस ऑफिसर बन जाए, आईपीएस ऑफिसर बन जाए, जानती तो मैं उसको हुई ना, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ही तो जानती हूँ कि मेरा फ्रेंड है। बाद में तो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बाद में बना है ना। स्टैटिव वर्ब्स में वो वर्ब्स आती जिसको नो,
टेस्ट, जैसे मुझे पता है एप्पल का टेस्ट, ग्रीन एप्पल का टेस्ट जो होता है वो सोर होता है, ठीक है, मुझे पता है खट्टा होता है ग्रीन एप्पल, तो मैं चाहे आज खाऊं चाहे कल खाऊं, मैंने एक बार खा ली तो मुझे पता चल गया ना वो, तो वो स्टेटिव वर्ब ही है। टच, जैसे मुझे उसका टच पता है, ठीक है। फील, हियर, स्मेल, मुझे उसकी स्मेल पता है वो कैसी है, मुझे, मैं जानती हूँ वो कैसा है। अंडरस्टैंड, लाइक, लव, हेट, हैव, पोजेस, ओन, बिलोंग, कंसिस्ट, ये सारी जो वर्ब्स हैं ये स्टेटिव वर्ब्स हैं जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं और आगे तक वो उसके परसेप्शन, अब देखो हमारा परसेप्शन किसी के लिए अगर कोई बन जाता है, ठीक है, हम अगर किसी की इमेज अपने माइंड में जैसी बना लेते हैं, चाहे वो बंदा कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, फिर उसकी इमेज वैसी ही रहती है, यार ये तो ऐसा ही है, ये नहीं सुधरने वाला, चाहे वो सुधर जाए। क्रिमिनल्स की हमारे माइंड में क्या रहती है इमेज, कि उसने कोई ना कोई गलत काम करे हैं, जो एक बार जेल होकर आ गए इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत काम उसने करा है, भले वो बेगुनाह क्यों ना हो। हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो पता ही है, भरोसा नहीं है कि बेगुनाह को सजा दे देगा, गुनहगार को सजा दे, तो जो एक बार जेल पहुंच गया हमें पता है कि वो गुनहगार है, हम उससे थोड़ा डर के रहते हैं, ठीक है। अगर हमारे मन में किसी की इमेज खड़ूस वाली बन गई तो वो खड़ूस ही रहेगा, चाहे वो दुनिया के लिए अच्छा है लेकिन हमारे लिए तो खड़ूस ही रहेगा, राइट। तो आई एम हैविंग अ कार, मैं इसको नहीं बोल सकती कि मेरे पास तो ऑलरेडी है ना, मैंने अभी थोड़ी ना खरीद के लाई हूँ मैं कार कोई, आई एम हैविंग अ कार, तो ये इसमें नहीं चले, आई हैव अ कार। और स्टेटिव वर्ब के अंदर कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा, इस चीज का भी ध्यान रखना, स्टेटिव वर्ब्स के अंदर कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होगा। आई नो यू बट आई एम नोइंग यू, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, समझ में आ गई, मैं तुम्हें जानती हूँ, राइट, चाहे मैं आज जानती हूँ, कल जानती थी, पहले से जानती थी या आगे जानूंगी, आई नो यू, मुझे पता है तुम कैसे हो, मुझे पता है तुम कैसे पढ़ोगे, मुझे पता है तुम क्या करोगे, आई नो यू, बट आई एम नोइंग यू दैट इज नॉट द सेंटेंस। तो स्टेटिव वर्ब्स ना तो उसके अंदर आईएनजी आता है और ना ही वो कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज होती है, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब कहीं भी यूज नहीं होंगी स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है। ये हो गई स्टेटिव वर्ब्स। और फिर एक्शन वर्ब्स हो गई, एक्शन वर्ब में क्या होगा, हमारे पास आईएनजी यूज होते हैं जो हम बाकी सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। एक्शन वर्ब्स के अंदर आईएनजी यूज होता है, नॉन एक्शन वर्ब के अंदर आईएनजी यूज नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जिसमें हम आईएनजी यूज करते हैं, जो एक्शंस हम कभी कभी करते हैं, और जो एक्शंस रेगुलर करते हैं, जैसे रेगुलर हम लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, टी कॉफी स्नैक्स वगैरह सब कुछ लेते हैं, तो हम उसके अंदर बोलते हैं आई एम हैविंग अ टी, ये बोलती हो, वी यूज टू हैव टी रेगुलर, वी यूज टू हैव ब्रेकफास्ट, वी यूज टू हैव अ लंच, राइट, जो हम रेगुलर करते हैं वो हमारा हैबिचुअल एक्शन में आ जाएगा प्रेजेंट में, इंडेफिनिट, राइट, डन हो गया। हाँ, अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, फ्यूचर के बारे में भी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पे आ जाओ और पास्ट इंडेफिनिट पे आ जाओ। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या होता है कि हैज एफ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, राइट। अब ये इनडेफिनिट टाइम को डिनोट करता है, मतलब एग्जैक्ट टाइम शो नहीं करता, प्रेजेंट में तो चल रहा है बट वो काम हो चुका है लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं शो करता, या तो वो काम अभी अभी हुआ है या 10 घंटे हो गए उस काम को हुए हुए, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम शो नहीं करता। जैसे आई जस्ट रीच होम, मैं अभी घर आया हूँ, ठीक है, आई हैव जस्ट रीच होम, मैं अभी घर आई हूँ, तो जस्ट इसके अंदर हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते कि एग्जैक्ट टाइम में कितने बजे घर आई हूँ, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, ये हम वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, ठीक है। मतलब द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क हैज शोन ऑन द फेस, कि जो हमने काम करा है उसका जो एक्सप्रेशन हमारे फेस पे शो हो जाएगा, जैसे मैंने ये काम अभी अभी करा है, मैंने अभी भी पढ़ाया है आप लोगों को, तो वो मेरे फेस पे शुरू दिखाई देगा ना कि मैंने जस्ट अभी अभी वो काम खत्म करा है, राइट। इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स यूज होंगे, कीवर्ड्स क्या हैं, जस्ट, जस्ट नाउ, ये उस टेबल में मत लिखो, अलग से लिख लो वरना उसमें बहुत गड़बड़ हो जाएगी, उसको साफ ही रहने दो। कीवर्ड्स हैं, लिख लो ताकि तुम्हें सेंटेंस एक बार में समझ में आ जाए, पढ़ना ना पड़े, कीवर्ड्स इसलिए लिखवा रही हूं। जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, मतलब जिसके एक्सप्रेशन हमारे फेस पर दिखाई दे उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इज इट क्लियर? जैसे आप बोलोगे आई हैव जस्ट अटेंडेड द क्लास, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, आई हैव जस्ट अटेंडेड द क्लास,
जब आप क्लास से बाहर निकलोगे, आपसे कोई पूछे क्लास हो गई, तो आप बोलोगे कि आई हैव जस्ट अटेंडेड द क्लास, तो आपके फेस पे वो चीज़ दिखेगा, मैं क्लास अटेंड करके ही आ रही हूँ, राइट। अब आया था पास्ट इंडेफिनिट पे। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर पास्ट इंडेफिनिट जो है वो एक एग्जैक्ट टाइम, डेफिनेट टाइम डिनोट करता है, बट प्रेजेंट परफेक्ट एग्जैक्ट टाइम डिनोट नहीं करता। ये डिफरेंस भी है दोनों के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट एक एग्जैक्ट टाइम डिनोट नहीं करता, पास्ट इंडेफिनिट एग्जैक्ट टाइम डिनोट करता है। जैसे कल मैं बाजार गई थी, येस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, राइट। इसके कीवर्ड्स क्या है? येस्टरडे, ऑन लास्ट संडे, in 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है। इन जनवरी, लास्ट, 18th सेंचुरी, 6 o'clock आई वेक अप या आई वोक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे मॉर्निंग में उठ गई, जैसे मैं यूजुअली नहीं उठती हूँ, लेकिन मैं आज उठ गई, राइट। एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग आई हैव टू गो, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क, वर्क का एक्सप्रेशन इसमें फेस पे शो नहीं होता, क्योंकि जो काम हम बहुत पहले कर चुके हैं, या तो हम कल कर चुके हैं, या तो हम 5 घंटे पहले कर चुके हैं, या 7 घंटे पहले कर चुके हैं। अब जब आप क्लास लेके जाते हो, यहाँ से शाम को घर पहुँच जाते हो सारे अपने अपने घर, पहुँच के आपसे पूछा है कि आज आप क्लास अटेंड करने गए थे, तो आप बोलोगे ना येस आई अटेंडेड द क्लास, यही बोलोगे ना, येस आई अटेंडेड द क्लास। तो उसका एक्सप्रेशन आपके फेस पे थोड़ी ना दिखता है। अगर आपसे कोई जस्ट बाहर निकलते ही पूछ रहे कि क्लास हो गई सारी आज की, तो यही बोलोगे आई हैव जस्ट अटेंडेड द क्लास, ठीक है। तो पास्ट एग्जैक्ट टाइम बताता है, पर प्रेजेंट परफेक्ट एग्जैक्ट टाइम शो नहीं करता है। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। इट गॉट इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, 6 बजे मुझे वो सुबह मिल गया था सामान, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के अंदर अब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब आते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने क्या देखा कि उसके अंदर टाइम और फॉर भी यूज हो रहा है। फॉर टाइम मतलब फॉर और सिंस और टाइम यूज हो रहा है, मतलब उसके अंदर एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, ठीक है। तो जो सेंटेंस एग्जैक्ट टाइम फॉर और सिंस के साथ डिस्क्राइब करता है, दैट इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? जो टाइम को एग्जैक्टली डिस्क्राइब करे। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट है, आपके पास हैज और हैव का यूज हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस है तो बीन का यूज हो रहा है, आईएनजी का यूज हो रहा है। अब परफेक्ट टेंस की, सिर्फ परफेक्ट टेंस की पहचान अगर आपको बोल दिया जाए कि आई हैव टॉट फॉर 2 hours, मैंने 2 घंटे पढ़ाया, राइट। तो मैं अब ये इस सेंटेंस को आप क्या बोलोगे? कौन सा सेंटेंस बोलोगे? कंटिन्यूअस क्यों आएगा? बट इसमें आईएनजी आ रहा है। कहाँ आ रहा है आईएनजी? आई हैव टॉट फॉर 2 hours, आईएनजी कहाँ है? आईएनजी नहीं आ रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है। परफेक्ट की पहचान क्या होती है कि फॉर और सिंस टाइम को डिस्क्राइब करेंगे, वो होता है परफेक्ट टेंस। हाँ, और अगर आ जाए कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, तो टीचिंग आईएनजी आ गया तो कॉन्टिन्यूअस आ गया, ठीक है। और 2 hours आ गया तो परफेक्ट आ गया। इज इट क्लियर? तो परफेक्ट की पहचान क्या है कि अगर ये चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, परफेक्ट की पहचान ये है कि परफेक्ट जो है परफेक्ट टाइम डिस्क्राइब करता है। परफेक्ट इज यूज टू डिस्क्राइब द परफेक्ट टाइम। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए, सेंटेंस आ जाए, तो आई हैव टॉट फॉर 2 hours। अब इसके अंदर ऑप्शन आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपके पास आ गया। तो आप इसके अंदर आंसर करोगे प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है कि उसके अंदर एग्जैक्ट टाइम शो नहीं करता, इसके अंदर भी एग्जैक्ट टाइम शो नहीं कर रहा। एग्जैक्ट टाइम शो क्या नहीं कर रहा? मैंने क्या बोला? मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, पर वो 2 घंटे कौन से है पता है? नहीं पता है ना कि 2 घंटे कौन से हैं। और पास्ट इंडेफिनिट क्या करता है कि मैं सुबह 6 बजे उठी, तो एग्जैक्टली 6 बजे का टाइम दिखा रहा है कि मैं सुबह 6 बजे उठ गई। मैं कल बाजार गई थी, तो कल का टाइम एग्जैक्टली टाइम दिखा रहा है। लेकिन परफेक्ट के अंदर क्या है कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, पर वो 2 घंटे स्पेसिफाई नहीं कि वो 2 घंटे कौन से हैं। वो 2 घंटे सुबह के हैं, दोपहर के हैं, शाम का है, कौन से हैं। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई?
तो परफेक्ट की पहचान क्या है? परफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द परफेक्ट टाइम फॉर सिंस टाइम। ये लिख लो लाइन। डन। फिर आई हैव बीन टू हरिद्वार मैनी टाइम्स सिंस जनवरी। मैं जनवरी से कई बार, क्या हो गया, मैं जनवरी से कई बार हरिद्वार जा चुका हूं। अब आई हैव बीन यूज हो रहा है बट इसके अंदर आईएनजी यूज नहीं हो रहा। जब तक आईएनजी नहीं आएगा तब तक उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम नहीं कहेंगे। आईएनजी के बिना चाहे बीन भी आ जाए तो वो परफेक्ट ही रहेगा। इज इट क्लियर? कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस की मेन पहचान है आईएनजी। आईएनजी होना जरूरी है। आईएनजी नहीं होगा तो वो परफेक्ट, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, सिर्फ परफेक्ट ही होगा। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यू रॉट अ लेटर, सेकेंड फॉर्म क्या कहते हैं, नेगेटिव फॉर्म यू डिडंट राइट अ लेटर। इंटैरोगेटिव डिड यू राइट अ लेटर। नेगेटिव इंटैरोगेटिव डिड यू नॉट राइट द लेटर। क्वेश्चन में पूछा व्हाई डिड यू राइट अ लेटर, कि तुमने लेटर क्यों लिखा। नेगेटिव क्वेश्चन व्हाई डिड यू नॉट राइट अ लेटर। ये तो समझ में आ गया, तो इजी सा है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कॉन्टिन्यूअस की पहचान ही क्या है? आईएनजी है। अगर आईएनजी नहीं आया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। ठीक है। और फॉर क्या यूज होता है? फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है कि मैंने 2 घंटे तक पढ़ाया। कितने पीरियड तक पढ़ाया? 2 घंटे तक पढ़ाया। और सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव बीन, क्या है, वी हैव बीन गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947। जैसे हैव ऑल ऑफ यू नॉट बीन स्टडिंग सिंस 7:30। क्या तुम 7:30 बजे से नहीं पढ़ रहे हो? फॉर जो होगा वो पीरियड ऑफ टाइम बताएगा कि मैं इतने टाइम से काम कर रही हूँ, इतने टाइम मैंने काम करा है, राइट। सिंस जो होगा एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, मैं कितने बजे से वो काम नहीं कर रही हूँ, मैं कितने बजे से वो काम कर रही हूँ। जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस 12:30, ये 12:45, ठीक है, कि मैं 12:45 से पढ़ा रही हूँ। और अगर मैं आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, इज इट क्लियर? अब समझ में आया? अगर मुझे पीरियड ऑफ टाइम बताना तो मैं फॉर का यूज करूंगी, पॉइंट ऑफ टाइम बताना तो सिंस का यूज करूंगी। ये लिख लो। फॉर इज यूज फॉर डिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम, सिंस इज यूज फॉर डिस्क्राइब पॉइंट ऑफ टाइम। अभी आपको लग रहा है सुन के ना सब समझ में आ रहा है हमें, लेकिन जब तक लिखोगे नहीं ना तब तक सब गायब हो जाएगा ऊपर से। ये नोट्स आपके लिए बहुत जरूरी, एग्जाम टाइम में काम आते हैं नोट्स। सिंस हमेशा एक तरह से घड़ी का टाइम या कैलेंडर का एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए यूज होता है। जैसे घड़ी में 2 बज रहे हैं तो 2 बजे से, मैं 2 बजे से क्या कर रही हूँ, मैं 12:30 बजे से क्या कर रही हूँ। ठीक है। फॉर जो हो गया पीरियड ऑफ टाइम बताता है। अब पता है एपोस्ट्रोफी क्यों लगाया जाता है? एपोस्ट्रोफी का जो साइन है, अगर मैं लिखती हूँ 3 o'clock तो 3 एपोस्ट्रोफी ओ क्लॉक लिखती हूँ मैं। क्यों लिखती हूँ? एपोस्ट्रोफी का साइन किस लिए यूज होता है? जो उसके बीच में 3 o'clock के बीच में जो मिसिंग लेटर्स है ना, उनको लिखने के लिए। जो मिसिंग लेटर्स को जैसे वी हैव लिखते हैं हम लोग, तो वी हैव के अंदर क्या लिखते हैं? है ना, यही लिखते हैं ना, वी एपोस्ट्रॉफी वी। तो उसके बीच में क्या मिसिंग है? एच ए। ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफी साइन इज यूज टू फॉर मिसिंग लेटर। ये भी ध्यान रखना, एपोस्ट्रॉफी का साइन क्यों यूज होता है? मिसिंग लेटर को लिखने के लिए। डन। कार्डिनल नंबर आपको पता है, जो कार्डिनल नंबर एक तरह से जो नंबर बताता है वो कार्डिनल, जैसे आप 3rd नंबर पे बैठे हो, 4th नंबर पे बैठे हो। ऑर्डिनल नंबर जो सीरीज में बता रहा है, कार्डिनल नंबर आपके नॉर्मली नंबर्स रहते हैं, और क्या कहते हैं, और ऑर्डिनल नंबर आपको सीरीज बताता है। जैसे आप 3rd नंबर पे आप बैठे हो, 4th नंबर पे आप बैठे हो। ठीक है। ये जो स्टूडेंट है 10, ये जो रो है वो 10 स्टूडेंट्स की रो है, तो वो कार्डिनल नंबर हो गया। और जो सीरीज में बताता है वो होता है ऑर्डिनल नंबर। ठीक है। अब ये जो होता है सिंस कहाँ यूज होता है? कार्डिनल नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए, ऑर्डिनल नंबर को एक्सप्रेस करता है, फेस्टिवल को एक्सप्रेस करता है। सिंस दिवाली आई हैव नॉट वेंट फॉर एनी ट्रिप, मैं दिवाली से अब तक किसी भी ट्रिप पे नहीं गई हूँ। फेस्टिवल को डिस्क्राइब करता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्क्राइब करने में यूज होता है, किसी कोई चीज़ बिगन कर रहे हैं, बिगनिंग के लिए यूज होता है, इंसेप्शन के लिए। बिगनिंग और इंसेप्शन इट मीन्स शुरुआत से। ठीक है। जैसे मैंने अपना स्कूल शुरू करा था
95 में, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि हम अपना स्कूल कब शुरू करा है, 95 में मैंने अपनी केजी करी है, ठीक है, फर्स्ट क्लास करी है, तो आप एक टाइम बता रहे हो। आई हैव बीन अ स्टूडेंट, आई हैव बीन लर्निंग एज अ स्टूडेंट सिंस 1995, ठीक है, मैं 1995 से स्टूडेंट हूँ। सिंस येस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, सिंस बर्थ, सिंस डेथ, सिंस चाइल्डहुड, सिंस व्हेन, सिंस देन, दैट टाइम, सिंस दैट मोमेंट, सिंस दैट मिनट, सिंस दैट आवर, डे, वीक, ईयर, मंथ, ये सारे क्या हैं, सिंस के पॉइंट, क्या यहाँ पे हम सिंस यूज कर सकते हैं, राइट। अब लास्ट 2 डेज के लिए मैं क्या यूज करूंगी, फॉर और सिंस, फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता, बट पता है लास्ट 2 डेज, लास्ट 2 डेज कौन से हैं भाई, ठीक है। लास्ट मंडे, कौन सा लास्ट मंडे है, ठीक है, लास्ट मंडे, बट लास्ट मंडे का मतलब क्या है कि जो इससे पहले वाला जो मंडे गया था, तो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है एग्जैक्टली, तो दैट इज सिंस यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर मतलब काम हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन, 2 एक्शन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट एक्शन के अंदर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और सेकंड एक्शन के अंदर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब दोनों को कनेक्ट होते हैं। खाने से पहले वह हाथ धो चुका था, ही हैड वॉश्ड हिज हैंड, मतलब हाथ तो धो चुका है ना, किससे पहले, खाने से पहले, बिफोर ही एट फूड, तो 2 सेंटेंस का यूज हुआ है इसके अंदर, ठीक है। जैसे उसने बोला कि उसने खाना कब खाया या उसने हाथ कब धोए, तो टाइम ही तो बता रहा है। परफेक्ट हमने क्या पढ़ा था कि परफेक्ट क्या बताता है, टाइम। परफेक्ट क्या बताता है, टाइम। तो अब ये खाने से पहले वह हाथ धो चुका है, बट हमने क्या अभी एक चीज और पढ़ी थी कि परफेक्ट टाइम तो बताता है, बट वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताता है, राइट। तो खाने से पहले वह हाथ धो चुका था, तो वह हाथ धो चुका था, ही हैड वॉश्ड हिज हैंड, तो इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो रही है, बिफोर ही एट फूड, बिफोर ही एट फूड। इज इट क्लियर और नॉट, खाना खाने से पहले, तो ये परफेक्ट टेंस में आएगा, ठीक है। क्लास लेने से पहले मैं होमवर्क कर चुकी थी, क्लास अटेंड करने से, जैसे आपसे पूछा है आपने होमवर्क कब किया, तो क्लास अटेंड करने से पहले मैं होमवर्क कर चुकी थी। इज इट क्लियर, समझ में आया। मरने से पहले वो प्रॉपर्टी डिनोट कर चुका था, डोनेट कर चुका था, ही हैड डोनेटेड हिज प्रॉपर्टी बिफोर डाइड, बिफोर ही डाइड, ठीक है। मर तो चुका ना वो, तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा कि वो मर चुका है, और मरने से पहले उसने क्या काम कर दिया, प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, ठीक है। तो वो परफेक्ट दिखा रहा है कि टाइम तो बता रहा है ना, भले एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि परफेक्ट क्या करता है, टाइम बताता है, बट परफेक्ट टाइम नहीं बताता है, राइट। खाना खाने के बाद वह आया, मतलब वो कब आया, जब मैं खाना खा चुका था, ठीक है। He came after I had taken lunch, मेरे खाना खाने के बाद वो आया। He succeeded in exam because he had worked hard for it, वो एग्जाम में पास हो गया क्योंकि उसने क्या करा है, मेहनत करी है, ठीक है। मतलब कॉज एंड इफेक्ट हमने पढ़ा था, याद हो तो रीजनिंग में, कि किसी चीज का इफेक्ट कब दिखता है, जब उसका कोई ना कोई कॉज होता है। जैसे अभी इसमें देखो, इमीडिएट कॉज आया, इमीडिएट इफेक्ट आया, वो एग्जाम में सक्सीड हो गया, इमीडिएट इफेक्ट है, बट इमीडिएट कॉज क्या है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी है, ठीक है। मेरे खाना खाने के बाद वह आया, तो मेरा उसका आना एक इमीडिएट इफेक्ट है, बट मेरे खाना खाने के बाद आए वो एक इमीडिएट इफेक्ट, वो कॉज नहीं है कि मैं जब खाना खाऊंगी तभी आएगा वो, ऐसा तो नहीं है ना, वो इमीडिएट कॉज नहीं है। इज इट क्लियर। इसको कॉज एंड इफेक्ट से कनेक्ट करोगे तो परफेक्ट में दिखाई देगा, कॉज एंड इफेक्ट भी तो वही था। अब आया तो पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमें जैसे पता है वॉज वर और आईएनजी का हम लोग यूज करते हैं, जैसे ही वॉज स्टडिंग, ठीक है, आई वॉज टीचिंग इन द क्लास, अब मैं थोड़ी देर बाद जाके नीचे कहूंगी जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही थी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हमें पता है परफेक्ट हो गया कि टाइमिंग तो शो होगी परफेक्ट की वजह से, जहां परफेक्ट आ जाएगा वहां टाइम आएगा, कॉन्टिन्यूस होगा तो वहां आईएनजी आ जाएगा, और पास्ट में है तो हैड बीन आएगा, क्या आएगा, हैड बीन।
ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा तब वह पढ़ रहा था, और मुझे उसको देखे हुए कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, कि वो 2 घंटे से पढ़ ही रहा है। जब मैंने 2 घंटे पहले मैंने उसको देखा था वो तो पढ़ रहा था, और अभी मैंने उसको देखा है तो वो पढ़ ही रहा है। इज इट क्लियर? टाइम शो हो गया, कॉन्टिन्यूस में आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये समझ में आया? प्रेजेंट एंड पास्ट समझ में आया? दोनों में रिलेशन समझ में आए, कहाँ गड़बड़ कहाँ है? नहीं है। परफेक्ट का मतलब समझ में आ गया तो सारे टेंस तुम्हें क्लियर हो गए, एक बार तुम्हें परफेक्ट समझ में आ गया तो ये ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चे परफेक्ट में ही गड़बड़ करते हैं, परफेक्ट ही सबसे ज्यादा आता है। फ्यूचर टेंस में आ जाते हैं। अब फ्यूचर टेंस में जब हमें फ्यूचर टाइम की जरूरत होगी, फ्यूचर में हमें ये काम करना है, जैसे फ्यूचर में आपका एग्जाम है तो फ्यूचर के एग्जाम के लिए आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? आपको एग्जाम कब देना है? फ्यूचर में देना है, तो फ्यूचर के लिए आप अभी से, फ्यूचर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप अभी से तो मेहनत कर रहे हो ना। आप अब मेहनत क्यों कर रहे हो? आप अब क्यों पढ़ रहे हो? ताकि अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, एक स्टेबल लाइफ को एंजॉय कर सको, राइट? इसलिए तो कर रहे हो आज मेहनत, वरना क्यों करोगे? घर में आराम से बैठो। अब जो जैसे मुझे सपोज हर किसी के ना मोटिव अलग अलग होते हैं लाइफ के। जैसे मुझे आज मेहनत करनी है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, क्यों? मुझे बाहर तेज कंट्रीज घूमने। आपने बहुत सारे कपल्स ऐसे देखे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, कॉर्पोरेट लाइफ में सबसे ज़्यादा ऐसे लोग देखने को मिलते हैं कि वो पहले बहुत मेहनत करते हैं और अपना अच्छा खासा, एक अभी रिसेंटली एक कपल था जिसने अपनी कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ के 25 लाख या 50 लाख पर एनम का पैकेज छोड़कर उसने पूरा वर्ल्ड टूर करा है। उसने 2, 3, 4 साल, 5 साल बहुत मेहनत करी है, और वो अब सोचो कि वो 25 लाख या 50 लाख पर एनम के पैकेज तक पहुंचने के लिए उसने कितनी मेहनत करी होगी, राइट? तो उस मेहनत को उसने क्या करा है कि पहले वो मेहनत करी है, उसने उस पैकेज पे जॉब गेन करी है, और उसके बाद फिर क्या करा है, कुछ टाइम अर्न करके सेविंग करी है, एंड देन फिर आराम से घूमने गए हैं, राइट? तो ये होता है, ये आज आप जो मेहनत कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए ही कर रहे हो, फ्यूचर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ही कर रहे हो, ठीक है? अब मैं पढ़ूंगी तो आगे बढ़ूंगी, लिखेगा, खाएगा, जाएगा, तो ये टाइम बता रहा है फ्यूचर का। तो शेल और विल यूज होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टाइम ऑफ फ्यूचर कि मैं वो काम कब तक कर सकती हूँ, ठीक है? आई और वी के साथ नॉर्मली शेल यूज होता है, और अदर्स के साथ हम विल यूज करते हैं। ये लिख लो, आई और वी के साथ हम शेल यूज करते हैं और अदर्स के साथ विल यूज करते हैं। शेल जो होता है, शेल को हम विल के अंदर चेंज कर सकते हैं, बट और क्या कहते हैं, शेल को हम विल के अंदर चेंज कर सकते हैं, विल को हम शेल के अंदर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि विल क्या दिखाता है? हमारी डिटर्मिनेशन दिखाता है, सर्टेनिटी दिखाता है कि हमें ये काम करना है, डिटर्मिनेशन है, मतलब मुझे एग्जाम क्लियर करना ही करना है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे काम करना है, मैं ऑर्डर देता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है, राइट? तो वो विल वो शो करता है। तो जैसे आई शेल टीच यू ऑन संडे, मैं तुम्हें संडे को पढ़ाऊंगी, तो एंड आई विल टीच यू, मैं मतलब ये कंफर्म है कि तुम्हें संडे को पढ़ाऊंगी, आई शेल टीच यू। बट अगर मैं बोलूँ कि आई विल टीच यू ऑन संडे, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हें संडे को पढ़ाऊंगी, मैंने ये ठान रखा है कि मैं संडे को पढ़ाऊंगी, राइट? तो शेल और विल का मतलब समझ में आया? ऐसा नहीं कि आई और वी के साथ शेल यूज हो गया तो विल यूज नहीं हो सकता। शेल को हम विल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और विल को हम शेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। शेल हो गया कि भाई मेरे को ये, मैं इस बारे में कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, मुझे काम करना ही करना है। जैसे आपके पास है, आपके पास सपोज 2027 में लास्ट चांस है अपना यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करने के लिए, सपोज, ठीक है? मुझे ये एग्जाम कैसे भी करके कंप्लीट करना ही है, ठीक है? आई शेल क्रैक दिस एग्जाम बाय 2027, मैं इस एग्जाम को 2027 तक कंप्लीट क्रैक कर दूंगी, राइट? और आई विल, मैं कंफर्म ठान रही हूँ ये चीज़। एक तो है कि मुझे कॉन्फिडेंट है खुद पर, तो मैं शेल का यूज़ कर रही हूँ। जब मुझे पता है कि मुझे अपना निर्णय लेना है, मुझे एक नियम लेना है कि मुझे इतने घंटे रोज पढ़ाई करनी है, इतना घंटे ये करना है, तो मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ उस चीज़ के लिए, राइट? ये आ गया फ्यूचर टेंस। अब आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, मतलब रहा होगा। शेल बी, विल बी और आईएनजी टाइम ऑफ फ्यूचर यूज होता है। जैसे यू विल बी अटेंडिंग द क्लास टुमारो, टुमारो विल बी अ क्लास। जैसे मैं आपको मैसेज करती हूँ टुमारो विल बी अ क्लास, है ना? यू विल बी अटेंडिंग द क्लास टुमारो, यू विल नॉट बी अटेंडिंग द क्लास टुमारो, जो काम कल नहीं करेंगे या करने वाले हैं, ठीक है?
ओके। फ्यूचर परफेक्ट जो चुका है मतलब जो टाइम को दिखा रहा है, विल हैव शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस टाइम, और टाइम ऑफ फ्यूचर जो है वह आज शाम तक घर पहुंच चुका होगा, मतलब हमें कंफर्म नहीं है बट अकॉर्डिंग टू न्यूज़ वो शाम तक घर पहुंच चुका होगा। ही विल हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग टुडे, क्योंकि होगा मुझे कंफर्म नहीं है, उसने मुझे बताया था कि मैं शाम तक घर आ जाऊंगा, बट अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि वो आया है या नहीं आया है, बट जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग तो वो घर पहुंच चुका होगा। तो ही विल हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग टुडे, टाइम आ गया ना, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है बट उसने ये थोड़ी ना बोला कि 5 बजे तक आएगा, 6 बजे तक आएगा, 7 बजे तक आएगा, बट इवनिंग का बोल दिया तो मतलब शाम तक टाइम डिस्क्राइब हो रहा है तो परफेक्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर? आई विल हैव बिकम अ टीचर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मैं इस साल के आखिरी तक टीचर बन जाऊंगी, या मैं इस साल के आखिरी तक एक आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगी, राइट? ये चीज समझ में आई। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 10 बजे तक हम सब 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, कि अगर मैं अभी पढ़ने बैठी हूँ, सपोज अभी बज रहे हैं 8, तो मैं अभी ये बोल रही हूँ कि 10 बजे तक, मैं 10 बजे ये बोलूँगी कि हम सब 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। जैसे सपोज आपकी क्लास सुबह 10 बजे शुरू होगी तो आप 12 बजे बोल रहे हैं हम 2 घंटे से, सुबह 10 बजे आप क्या बोल रहे हो कि हम 12 बजे तक 2 घंटे की पढ़ाई हमारी हो जाएगी, हुई नहीं है बट हो जाएगी। जैसे आपने कॉमर्स के कोई स्टूडेंट है, आपने पढ़ा होगा एक्योर्ड इनकम, पता है? हाँ पता है ना, एक्रूड इनकम, जो आपकी इनकम अर्न तो हो गई है पर अभी तक रिसीव नहीं हुई है, या आपने मतलब जैसे ये है कि आपने क्या कहते हैं, आपके जैसे कोई है कि आपको पेमेंट एडवांस, एक इनकम बोली तो नहीं, आपको एडवांस में पेमेंट रिसीव होती पर अभी तक आपने काम नहीं किया होता, कौन सी इनकम कहते हैं उसको? पेमेंट इन एडवांस। ठीक है, तो ये चीज समझ में है कि आपने बोल तो दिया कि मुझे पैसे रिसीव हो गए बट मैंने वो काम अभी करना है, ठीक है, मुझे ये काम करना होगा क्योंकि मुझे इसके पैसे रिसीव हो चुके हैं। समझ में आया? तो वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वी शेल हैव बीन या वी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बाय 10 o'clock, 10 बजे तक हम सारे 2-2 घंटे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो स्टडिंग आ गया, कॉन्टिन्यूअस, टाइम आ गया, परफेक्ट और विल और शेल आ जाएगा तो फ्यूचर। इज इट क्लियर? 2030 तक तुम सब 10 साल से दिल्ली में रह रहे होंगे, 2030 सपोज 2020 में तुम फरीदाबाद आए हो तो 2020 तक 30 तक हम सब 10 साल से फरीदाबाद के अंदर रह रहे होंगे। ठीक है, यू शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years बाय 2030 तक हमें 10 साल हो जाएंगे रहते रहते फरीदाबाद के अंदर। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई, टेंस क्लियर होगा यहाँ पे। अब है एक और टॉपिक इसी के अंदर, सीक्वेंस ऑफ टेंस, हेडिंग डाल लो उसकी, सीक्वेंस ऑफ टेंस। टेंसेस में कोई गड़बड़ है बताओ? क्लियर है सारे? चलो अब एक्सरसाइज दूंगी तब समझ में आ जाएगा कितना करा है। आज ही दूंगी, कल दूंगी, बस एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर टेंसेस भी खत्म है हमारे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, सीक्वेंस ऑफ टेंस, नियम से बंधना। मतलब ये कॉम्प्लेक्स टेंस को स्टडी करने के लिए सीक्वेंस ऑफ टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब एक तरह से एक 2 सेंटेंस के बीच में रिलेशन को चेक करना कौन सा सीक्वेंस चल रहा है। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज आपको पास्ट में दे रखा है सपोज करो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आपका किस में होगा? पास्ट में। ठीक है, लिख लो ये आगे काम आएंगे। प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगा। जैसे आपके पास क्या दे दिया जाएगा, सपोज आपको ना एक वो दे दिया जाएगा, एक सेंटेंस, एक प्रिंसिपल क्लॉज दे दिया जाएगा और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें से बोलेंगे फाइंड द मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, समझ में आया कि एक प्रिंसिपल क्लॉज दे दिया और उसमें बोला है कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, कैसे? जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कोई एक ऑप्शन को चूज करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताओ। तो अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में दे रखा है तो आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आप चूज करोगे वो कौन सा होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। और दूसरी बात कि वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना चाहिए, कि सबऑर्डिनेट को क्लॉज को ऐड करने के बाद प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर वो उसको कॉम्प्लीमेंट करे। समझ गए? उसको ये नहीं कि ये अलग दे दिया और वो अलग दे दिया। ठीक है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में दे रखा है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका प्रेजेंट में होना चाहिए।
अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होना चाहिए, प्रिंसिपल क्लॉज अगर फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका प्रेजेंट में होना चाहिए। आपकी कोई और क्लास है क्या इसके बाद? हिस्ट्री की है ना? बस एक क्लास, ये एक एग्जाम्पल और लिखवा रही हूँ, फिर इसके बाद ये हो जाएगा। आई शेल टीच यू इफ यू कम, ठीक है। आई शेल टीच यू प्रिंसिपल क्लॉज है जो फ्यूचर में है, और वो मैं कब पढ़ाऊंगी? इफ यू कम। इफ यू विल कम नहीं आएगा, इफ यू कम, क्योंकि अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में होगा? प्रेजेंट में। इज इट क्लियर? माई मदर विल हैव कुक्ड फूड बिफोर आई रीच होम। मेरी मम्मी खाना बनाएगी, ठीक है, मेरी मम्मी खाना बनाएगी जब मैं घर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं मेरे घर पहुंचने से पहले, तो बिफोर आई रीच होम, तो ये प्रेजेंट में रहेगा। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई? सीक्वेंस ऑफ टेंस, ये प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस ऑफ टेंस को हम आगे और डीपली पढ़ेंगे, अभी तो हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे। इज इट क्लियर? यहाँ पे आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, टेंस, सेंटेंसेस एंड टेंसेस। क्लियर?